हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं NLM, बोला तो न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि भैया ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते भी हैं और इसके अलावा ये जो चैप्टर है वो आपको आगे आने वाली पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर अपने पास कंटेंट के साथ आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर के सब कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे भैया, मोटी मोटी बातें कि हमारे पास काम की बातें क्या क्या होने वाली। ठीक है, ले भैया आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, सब बल क्या होता है। बल का सीधा सिंपल मतलब है कि बल मेरे पास बाहर से की गई वह क्रिया है जो वस्तु की गति की अवस्था या उसके वस्तु के आकार आकृति में बदलाव कर सकता है। ध्यान समझेंगे मेरे पास कि मान लो कोई वस्तु रुका हुआ है, बल लगा के आप उसको चला सकते हो। वस्तु चल रही है, बल लगा के आप उसको रोक सकते हो। वस्तु चल रहा है, बल लगा के आप उसकी रफ्तार को कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, और उसकी गति की दिशा को चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो बात समझ में आती है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, उसकी आकृति में तोड़ मरोड़ के उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है, वो होता है बल। बल की एक परिभाषा हमारे पास और भी होता है, क्या बोलते हैं कि दो वस्तुओं के मध्य की जो क्रिया होती है आप उसको क्या बोलते हो, बल कहते हो। दो वस्तुओं के मध्य की जो क्रिया होता है आप उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, अब अगर दी गई दो वस्तुओं से मेरे पास क्या है, दी गई दो वस्तुएं, अगर मेरे पास दो द्रव्यमान होते हैं, अगर दी गई दो वस्तुएं दो द्रव्यमान, भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा हल्का दिख रहा ना, ये तय करता हूं उसको, रुक जाओ। लो भैया इसको थोड़ा से करते हैं। दी गई दो वस्तुएं, अगर सब मेरे पास क्या है, ये दी गई दो वस्तुएं दो द्रव्यमान है। दी गई दो वस्तुएं मेरे पास कैसा, दो द्रव्यमान है। दो द्रव्यमान होंगे तो ऐसी अवस्था में जो लगने वाला बल होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहा जाता है। ठीक सर, दी गई दो वस्तुएं, अगर मेरे पास दो द्रव्यमान है। अच्छा सर, अगर दी गई दो वस्तुएं मेरे पास क्या है, दो आवेश है, मेरे पास दो आवेशित कण हैं, इनके बीच में बल की बात करते तो वो बनता है मेरे पास सेकंड फोर्स, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनको कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनको कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से बोलते हो ना, कूलाम का बल आता है। हाँ सर, वो इसी कैटेगरी का सवाल है। ठीक है सर, अगर दिए गए दो वस्तुएं मेरे पास क्या है, दो नाभिकीय कण बन जाएं, दो नाभिकीय कण मेरे पास बन जाएं, समझेंगे। ओहो, ठीक से लिखने वाला भाई। दो नाभिकीय कण मेरे पास हो तो उनके बीच में लगने वाले बल होते हैं दो तरह के। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कहेंगे। और दूसरा मेरे पास होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों, ये डिपेंड करता है मेरे पास कणों के बीच में दूरी कितना है, उसके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इसको कहा जाएगा। और इनको हम लोग कहते हैं आपके दुनिया के चार फंडामेंटल फोर्स। चार मूलभूत जो बल होते हैं वो मेरे पास ही होते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस आप इनको कहते हो। ठीक है दोस्त, चलेगा। हाँ जी सर, एक नंबर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। चल ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हम इनको कहते हैं। ठीक सर, अब होता क्या भाई, दुनिया में इन चार के अलावा कोई बल दुनिया में है ही नहीं। इसमें भी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो कौन सा, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर बल होता है। उसके बाद हमारे पास आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आता है आपका वीक न्यूक्लियर और साथ में आता है आपका ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर बल हमारे पास होता है। चल ठीक है, उसके बाद बात करें कि सर हमारे पास जो फोर्स होता है सर वो क्या होता है, बल एक सदिश राशि होता है जिसका यूनिट हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूटन, डाइन या केजी वेट। केजी को बोलते हैं किलोग्राम भार, किलोग्राम भार से इसको लिखते हैं। ठीक है, एक न्यूटन से मेरे पास कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक डाइन क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना होता है मेरे पास, 1 केजी वेट। 1 केजी वेट होता है 1 इंटू जी। जी बोलो तो आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण आने वाला त्वरण 9.8। ठीक है, तो जी न्यूटन मेरे पास बन जाता है। और दुनिया में सभी को पता है कि सर एक डाइन कितना, 10⁻⁵ न्यूटन होता है, या फिर एक न्यूटन को आप लोग 10⁵ डाइन कह सकते हो।
ठीक है दोस्त, चल जाएगा। हाँ जी सर, अगला पेज नजरों के सामने देखो, जड़त्व समझते हैं। सर जड़त्व क्या है? सर जड़त्व सिंपल सा मेरे पास क्या है, बॉडी को आलस, बॉडी का आलस क्या बोलते भैया, जड़त्व इनर्शिया। ये दिखाता है कि आपकी वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन का कितना विरोध करती है, कि भैया वो जिस अवस्था में है वो उसी में रहना चाहती है। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी गति में अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। कि भैया अगर आप लोग उसमें चेंज करना चाहते हो सर, किसमें, गति की अवस्था में, तो वो वस्तु उसका विरोध करती है। ठीक है, और याद रखेंगे भैया किसी भी वस्तु का जो होता है इनर्शिया, तो जो इनर्शिया मेरे पास होता है वो द्रव्यमान है ना, ओहो, आपका जो होता है इनर्शिया वो समानुपाती भाई होता है मेरे पास किसके, द्रव्यमान के। तो भाई वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा, और वो अपनी गति की अवस्था में उतना ज्यादा चेंज मेरे पास करता है। अच्छा सही है सर, हमने क्लास में क्या हुआ है, जेठालाल, पोपटलाल और हाथी भाई। सर जी हाँ, दोनों के द्रव्यमान में बहुत फर्क है, तो अगर आप उनकी गति की अवस्था में चेंज करना चाहोगे तो पोपटलाल में आराम से कर लोगे। सर क्यों? क्योंकि द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया कम होगा तो वो विरोध कम करेगा, आसानी से बदलाव हो जाएगा। लेकिन बात करें हाथी भाई की, सर हाथी भाई थोड़ा सा भारी है, इनर्शिया ज्यादा है, तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करना मुश्किल है क्योंकि वो विरोध ज्यादा करेगा। ओके सर, अब इनर्शिया हमारे पास होता है तीन तरह के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की भैया जब वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, स्थिर अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है तो वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वस्तु किसी समान वेग से चल रही है और आप उसमें बदलाव करना चाहते हो तो अब जो विरोध आएगा उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति का जड़त्व। अगर आप चलती हुई वस्तु की गति की दिशा में बदलाव करना चाहते हो तो तब जो विरोध उत्पन्न होता है उसको आप लोग कहते हैं दिशा का जड़त्व, हम लोग इसको कहेंगे। ठीक सर, सिंपल से एग्जांपल याद करो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर बस का एकदम से चलना तो क्या होता है, आपको झटका पीछे की तरफ फील होता है, बस का एकदम से चलना आपको पीछे की झटका फील होता है। घोड़े के ऊपर बैठे हो सर, जब घोड़ा दौड़ना शुरू करता है आदमी पीछे की ओर गिर जाता है, सेम काम बाइक में होता है। हाँ सर, आप लोग चद्दर को झाड़ने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही होता है। चद्दर रुका हुआ है, डंडा मारोगे तो आपका चद्दर चल जाएगा पीछे, धूल के कारण, जड़त्व के कारण रेस्ट में रह जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। सर ठीक है सर, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल से चलते हुए में कोई बदलाव करो। सर बस चल रही है कांस्टेंट रफ्तार से, एकदम से ब्रेक मार दो, आप लोग आगे की ओर झुक जाते हो। हाँ सर, घोड़ा दौड़ रहा है, एकदम से रुक जाए, उठ के आगे गिर जाओगे। बाइक चल रही है, ब्रेक मार दो, आगे की ओर झुक जाओगे। सेम कहानी इसकी है। ठीक सर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की सर, चलती हुई गाड़ी जब डायरेक्शन चेंज करता है तो आप बाहर की तरफ एक झटके को महसूस करते हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मेरे पास वो होता है। चलेगा क्या? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला बात करें, कोई अगला आ जाओ। मेरे पास क्या है, न्यूटन की गति का पहला नियम। जो न्यूटन की गति का पहला नियम आपका होता है वो जड़त्व के नियम पर ही आधारित होता है ना। बुझा भैया, ठीक है। तो न्यूटन की गति का जो नियम होता है वो आपका जड़त्व के नियम का पर ही आधारित होता है। जड़त्व के नियम ने आपको यह समझाया कि वस्तु अपनी गति की अवस्था को चेंज नहीं करना चाहती है। तो न्यूटन ने यह कह दिया कि उसकी गति की अवस्था को चेंज नहीं करना चाहती है, अगर करना चाहते हो तो आपको बल लगाना पड़ेगा। सिंपल सा काम है। इन्होंने कहा कि हर एक वस्तु हमेशा अपनी स्थिर अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको बल लगाना पड़ेगा। क्या बोलता है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगता। तो भाई जब तक बल नहीं लगाओगे वो उसी अवस्था में रहेगी, अगर बल लगाओगे तो हाँ अब आप लोग उसमें चेंज करने वाले हो। क्लियर है क्या? हाँ सर, बढ़िया। मोमेंटम सर क्या होता है, किसी वस्तु में कितना मोशन है ना, गति की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं मोमेंटम। सर फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, इससे इसको लिखते हैं p से। तो p वेक्टर कितना, m इंटू वी होता है। m होता है द्रव्यमान, v मेरे पास होता है वेग। m होता है द्रव्यमान, v होता है इसका वेग। सर ठीक है, ये एक सदिश राशि होता है। सर जी हाँ। सर इसकी दिशा कहां पर होगी, सर इसकी दिशा होगी v के साथ। देखो पास को सर p वेक्टर क्या है, समानुपाती है v वेक्टर के। तो जो दिशा v का होगा वही मेरे पास p का होगा, जो दिशा v का होगा वही मेरे पास किसका, p का भी होगा। अच्छा सर बात करें भाई इसकी यूनिट,
इसकी यूनिट की बात करता हूं, देखो भैया द्रव्यमान किस में आएगा सर, किलोग्राम में आएगा। वेग किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा सर। ठीक है, तो किलोग्राम के पावर 1, यस सर। मीटर के पावर 1, यस सर। टाइम ऊपर जाएगा, पावर -1, तुम्हारे पास क्या है, ये पी का विमीय सूत्र मेरे पास बन जाएगा। तो बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, 1 नंबर। सर ठीक है, बात करता हूं सर, हम कहते हैं कुछ टिपिकल एग्जांपल जो अपन कई बार क्लास में देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई वस्तु, कोई बॉल आया, टकरा के रुक गया। कोई वस्तु आया, टकरा के रुक गया सर। ठीक है, मेरे पास m द्रव्यमान आया था, रफ्तार u के साथ आके टकराया, टकराने के बाद वो मेरे पास क्या, रुक गया। रुक जाएगा तो इसके संवेग का परिवर्तन से पहले m था, पहले कितना m × u था, बाद में रुक गया। तो संवेग का परिवर्तन अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखोगे सर, m × u। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर वस्तु आया, रफ्तार u के साथ टकराया, टकरा के वापस चला गया सर। ठीक है, तो अगर टकरा के सेम रफ्तार से वापस चला जाता है तो संवेग का परिवर्तन भाई कितना, 2mv मेरे पास आता है। ये क्लास में की हुई चीजें हैं। ठीक सर, चलेगा। हाँ जी, हाँ भैया मैं समझ रहा हूँ कि कलर थोड़ा सा अजीब है आज, है ना, तो शायद ठीक से प्रॉपरली जितना अच्छे से दिखना चाहिए उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि भैया हाँ पढ़ नहीं पाओ, तो चीज़ें आराम से दिख पा रही हैं। ठीक है, अगली बार से कलर थोड़े अच्छे यूज़ करूंगा ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। ठीक है, बात करते हैं सर। ठीक है, 2mu हो गया। अगर आपकी वस्तु किसी कोण पे आके टकरा के, मान लो पास वस्तु आया, रफ्तार u के साथ, इसके साथ कितना, थीटा कोण पे टकराया और इसी कोण से वापस भी चला गया समान रफ्तार के साथ, तो ऐसी अवस्था में संवेग का परिवर्तन हमने जो क्लास में बताया हुआ सब वो कितना होता है, 2mu cos थीटा। डायरेक्टली इसको याद रखना, काफी ज्यादा काम आपको इसका देखने को मिलता है। ठीक है, अगला न्यूटन की गति का दूसरा नियम। भैया हमने कहा कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। प्रथम नियम ने यही कहा कि भैया अगर आप वस्तु की गति की अवस्था में बदलाव करना चाहते हो तो आपको बल लगाना पड़ेगा। अब बल कितना लगाना पड़ेगा वो दिखाता है दूसरा नियम। बल कितना लगाना पड़ेगा वो दिखाता है दूसरा नियम। वो बोलता है कि बल जो होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर। अच्छा, क्या बोलता है कि जो बल है, बल का जो परिमाण बोलता है वो बोले बल जो बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं। ठीक सर। अच्छा, अब सर बात समझिएगा, दर का मतलब क्या होता है, समय। समय, समय के साथ कितना चेंज मेरे पास आ रहा है। और जब कभी समय की बात करते हुए दो चीजें होती है, एक होता है औसत मान, एक होता है तात्क्षणिक मान। अच्छा, तो औसत मान अगर पूछता है तो औसत बल डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। सर डेल्टा पी बोले तो संवेग में परिवर्तन सदिश राशि है तो P2 - P1 अपॉन T2 - T1। अच्छा, अगर आपसे पूछे तात्क्षणिक मान की अभी इस वक्त कितना है तो F इंस्टेंटेनियस dP बटा dt होगा। सर जी हाँ, चलेगा, डन है। तो मेरे पास क्या है, आपका मेन सूत्र तो ये होता है दूसरे नियम का। ठीक, लेकिन इसके स्पेशल केस हमारे लिए ज्यादा काम पड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी P की, सर P कितना होता है m × v, तो P का मान आपने सर कितना m × v रख के आप उसका करते हो क्या, अवकलन। सर ऐसा करेंगे अवकलन तो मेरे पास क्या है, वो ऐसे पूरा खुल जाता है। हाँ सर, तो मेन नियम तो मेरे पास यही वाला होता है। अब इसके स्पेशल केस की अगर मेरे पास m का मान कांस्टेंट हो, अगर मेरे पास m क्या है, कांस्टेंट है, तो m का परिवर्तन dm कितना, 0 आएगा। 0 से किसी को भी गुणा करो भाई कितना, 0 बनता है, तो f कितना dv बटा dt बनेगा। और dv बटा dt को हम लोग कहते हैं a, बोले तो त्वरण। तो f कितना हो गया, m × a, जिसको आप लोगों ने दुनिया में रटा हुआ है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये नहीं है, ये है, ये बस इसका स्पेशल केस है। ठीक सर। सेम तरीके से अगर इस फॉर्मूला में वेग नियत हो जाए तो v होगा कांस्टेंट, dv कितना होता है, वेग में परिवर्तन 0 हो जाएगा, 0 से गुणा किया तो फिर 0, खाली ये बचेगा, तो v dm बटा dt। ये भैया कहां पे आता है, रॉकेट प्रोपल्शन की जो रॉकेट होता है उसको उठाने में ये वाले बल काम आते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इनको, थ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। ठीक सर, चलेगा। अच्छा, बात करें F बराबर कितना, d/dt। अगर मेरे पास क्वेश्चन है किसका, ग्राफ का क्वेश्चन है तो हमें पता होना चाहिए कि अवकलन जो है वो दर्शाता है स्लोप को। तो क्या बोलता है कि ग्राफ में अगर पूछे तो F बराबर dp बटा dt होता है। तो ध्यान देंगे PT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या, बल निकाल कर देगा।
पीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको बल निकाल कर देगा। अच्छा, और उसके अलावा अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, समाकलन करूं, तो क्या बनेगा, डेल्टा पी बराबर एफ डी टी का इंटीग्रेशन। तो यहां से चीज समझ में आती है कि इंटीग्रेशन ग्राफ का एरिया दर्शाता है। तो एफ टी ग्राफ का एरिया आपको संवेग में परिवर्तन लाके देगा, संवेग में परिवर्तन लाके देगा। और इस चीज को शॉर्ट में लिख लो कि पी दे रखा हो टी के पदों में, बल निकालना हो सजी हाँ तात्क्षणिक मान, ठीक है, पी दे रखा हो एफ निकालना हो करेंगे अवकलन, एफ दे रखा हो पी निकालना हो करेंगे इंटीग्रेशन, बोलो तो समाकलन। चाहो तो शॉर्टकट में फॉर्मूला एफ बराबर कितना, डीपी बटा dt, और यहां से डेल्टा पी बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी। ठीक है दोस्त, चलेगा? हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, बेहतरीन। आगे बात करते हैं, अगला पार्ट क्या कहता है सर, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये दुनिया में सभी को पता है सर, क्या, एक्शन रिएक्शन लो, कि हर एक क्रिया का समान परिमाण और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि जब कभी एक वस्तु दूसरे बल लगाती, फॉर ए सिंपल एग्जांपल, कि मान लो मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, तो ये रहा वस्तु ए, दूसरा वस्तु बी। हम कहते हैं कि अगर ए ने बी पे कोई बल लगाया है तो गारंटी है, पक्की बात है कि बी भी ए पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। तो दोनों बल क्या होते हैं, समान परिमाण के होते हैं, समान दिशा, सॉरी समान परिमाण के होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। इनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, अब इनसे जुड़ी कुछ खास बातें मेरे पास होती है भैया, एक्शन रिएक्शन लो तो है, पर कब, खास बातें कि सर ए आर फोर्स, ए आर बोले तो एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स परिमाण में समान होते हैं, परिमाण में समान होते हैं, दोनों का परिमाण क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, ए आर फोर्सेस जो आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। अच्छा, उनके अलावा क्या है सर, ए आर फोर्स क्या होते हैं सर, ए आर फोर्स समान प्रकृति के होते हैं, ए आर फोर्स समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। सब बोले तो समान प्रकृति बोले तो सर भाई या तो ग्रेविटेशन फोर्स होंगे दोनों ही, या दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे, या दोनों ही मेरे पास कौन से नाभिकीय बल होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या वीक न्यूक्लियर। ठीक है, तो मेरे पास क्या, उनकी प्रकृति से होना चाहिए। ऊपर से ए आर बल जो होते हैं दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं, तो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। ये बात अपने को एकदम 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 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दो अलग अलग वस्तु पे बल ये लगते हैं। देखो, एक बल बी पर है, एक बल ए पर, तो भाई ये एक्शन रिएक्शन के बारे में खास बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों बल समान परिमाण, दिशा उल्टा, प्रकृति समान, और दो अलग अलग वस्तु पे काम करते हैं। ठीक है बॉस, चलेगा, डन, ओके सर। अब ये मेरे पास क्या है, ये रॉकेट का एग्जाम्पल है, रॉकेट प्रोपल्शन के बाद रॉकेट आपका कैसे उड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, भाई ये पता है, ये रंगों के चक्कर में बड़ा नुकसान होगा आज, रंगों के चक्कर में क्लास थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। मेरे पास क्या, ये रॉकेट है ना, रॉकेट है। अब तुम जानते हो भैया कि जब कभी रॉकेट उड़ता है, ऐसा कैसे उड़ता है, तो रॉकेट के अंदर होता है ईंधन, ईंधन जलता है तो गैस बनती है, तो क्या होता है, वो गैस आपकी निकलती है बाहर। तो क्या होता है, रॉकेट इन गैस को निकालता है बाहर। रॉकेट क्या करता है, तो रॉकेट गैस को बाहर फेंकता है यहां से। अच्छा, तो v क्या है मेरे पास, गैस के बाहर निकलने का रफ्तार है, गैस के बाहर निकलने का रफ्तार है। अच्छा, तो गैस जब बाहर निकलता है सर अपने आप तो आएगा नहीं, रॉकेट ने उसको नीचे और धकेला है, तो रॉकेट गैस को नीचे धकेलता है इस बल के मदद से, v dm बटा dt। v dm बटा dt की रफ्तार सेम है, v क्या है, गैस का रफ्तार फिक्स है और उसी के साथ लगातार बाहर निकलता है। सर dm बटा dt क्या होता है, ये होता है ईंधन जलने की दर या प्रति सेकंड बाहर निकलने वाली गैस की मात्रा। सर कैसे, जितना ईंधन जलेगा उतनी तो गैस बाहर निकलेगी। अरे हाँ सर, तो ये क्या है मेरे पास, ईंधन जलने की दर या गैस के बाहर निकलने की मात्रा 1 सेकंड में। सर ठीक है, तो ये क्या है, ये बल आपके रॉकेट ने गैस पे लगाया। अब एक्शन का रिएक्शन तो होगा, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। अगर आपने बल गैस को देके बाहर निकाला तो बदले में गैस आपको रिएक्शन फोर्स देगी ऊपर की ओर। सर ठीक है, तो गैस ने दिया ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। सर नीचे क्या होगा, इस रॉकेट का mg बल होगा। सर ठीक है,
mg बल होगा। तो सर सिस्टम पर होगा 2 बल और सिस्टम अब चलेगा। सिस्टम अब चलेगा, चलेगा मतलब त्वरण आएगा। और जब जब बातें आती है भाई किसके चलने की या त्वरण की आती है, तो भैया हमारा मुद्दा इस पे चलता है, इस वाले पॉइंट पर। तो भैया इस पॉइंट को दिमाग में सेट रखिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका इसी फॉर्मूला पर है। सिस्टम अगर चल रहा है, चलता है, सिस्टम अगर चलता है तो आपको लगाना है F नेट बराबर m इंटू ए, नेट फोर्स। और अगर सिस्टम रुका हुआ है, सिस्टम मेरे पास क्या रेस्ट पर है, सिस्टम अगर आपका रेस्ट पर है तो ऐसी अवस्था में वस्तु पे कुल बल कितना, 0 लिया जाता है। अच्छा ठीक है, तो देख पार्ट मेरे पास क्या है, रॉकेट चलेगा उठेगा तो आपको करना क्या, एफ नेट बराबर एम ए करना है। एफ नेट बराबर एम ए। अब क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ये बल बड़ा, ये बल छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा बराबर एम इंटू ए। सर डन है, आप इससे इसको कर सकते हो। बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल डायरेक्टली डेटाबेस क्वेश्चन आता है। ठीक है बॉस, चलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सर, अब आपके एक्शन रिएक्शन रूल के कुछ सिंपल से एग्जांपल है। मशीन गन सभी लोग जानते हो सर कि जब कभी आप लोग कोई बंदूक चलाते हो तो जब गोली बाहर निकलता है पीछे को झटका आता है, ठीक है, तो वो झटका भी क्या है, एक्शन रिएक्शन रूल का ही एग्जांपल। कि भैया बंदूक ने गोली पे बल लगाया आगे की ओर, तो गोली भी बंदूक पे बल लगाएगी पीछे की ओर। तो भैया वो जो बल होता है वो कितना होता है, NMB होता है। NMB ये क्या होता है, बल होता है। इसमें N क्या होता है, प्रति सेकंड चलने वाली गोलियों की संख्या। अच्छा, अब मान लो वही गोली जाके किसी दीवार पर टकरा दे। अगर गोली जाके दीवार पर टकरा के रुक गई है, गोली दीवार पर जाके टकरा के रुक गया है, तो ऐसी अवस्था में जो बल लिखते हैं वो कितना, NMB लिखा जाता है। और अगर गोली टकरा के वापस चली जाए समान वेग के साथ, गोली टकरा के वापस चले समान वेग के साथ, तो आपका जो बल है वो डबल कितना, 2NMB हो जाता है। सो इसमें N क्या है, प्रति सेकंड चलने वाली गोलियों की संख्या, M क्या है, गोली का द्रव्यमान, V क्या है, उसका वेग। सर काम खत्म, बढ़िया, ओके सर। सेम काम भी किसका होता है, वाटर जेट का। कि मान लो पास क्या है, पानी की पुचकारी है। हाँ सर, पानी जब बाहर निकलता है किसी फोर्स के साथ बाहर निकलता है, धक्का लेके आता है, एक पावर लेके आता है सर। जी हाँ, तो क्या होता है जब पानी किसी पाइप से बाहर निकलता है तो उस पर क्या बल आता है। तो होता क्या कि भैया पाइप से पानी बाहर आया सर, जी हाँ पानी बाहर आया, तो इस पर क्या होता है भैया, बल बनता है। तो जितना बल पाइप ने पानी पे लगाया उतना बल पानी भी पाइप पे लगाता है पीछे की ओर। इसलिए जब कभी पाइप से बहुत तेज रफ्तार से पानी बाहर निकलता है तो वो ऐसे सांप बन जाता है। हाँ सर, तो बल उनके बीच में आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर, उस बल का फॉर्मूला मेरे पास होता है कहां, हीरा, F बराबर कितना, V dm बटा dt। V dm बटा dt इसको हम लोग कहते हैं। सर ठीक है, चलेगा। सभी क्या है, पानी का वेग, dm बटा dt। भाई ये क्या चीज है, मैं कहता हूं यहां पे जो dm बटा dt है इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रवाह की दर। द्रव्यमान प्रवाह की दर कि प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान बाहर निकल जा रहा है, कि भैया किलोग्राम प्रति सेकंड, प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान बाहर निकल जा रहा है। अच्छा सर, आप m को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो। तो यहां पे एक टर्म मेरे पास और भी क्या, dv बटा dt। क्या बोलते हैं इसको, ये जो है dv बटा dt, इसको बोलते हैं आयतन प्रवाह की दर। आयतन प्रवाह की दर कि भाई प्रति सेकंड कितना आयतन आपका बाहर निकल जा रहा है। इसका एग्जांपल या तो कह सकते हो मीटर क्यूब पर सेकंड में आ सकता है या फिर लीटर पर सेकंड में आ सकता है। तो आपको ऐसे ऐसे डेटा देखने को मिल सकता है। ठीक है बॉस, तो मेरे पास क्या है बेसिक फॉर्मूला सर, V dm बटा dt। तो वही कहानी जैसे इसकी थी, पानी मान लो किसी जाके दीवार पर टकराया और टकरा के रुक गया। अगर पानी दीवार पर गया, टकरा के रुक गया, तो ऐसी अवस्था में बल कितना, V dm बटा dt होता है। और अगर टकरा के समान वेग से वापस आ जाए तो वही बल डबल हो जाता है। अब इसके सर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट मेरे पास बन जाते हैं। जैसे समझो, m को लिख दो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी बाहर, वेग तो पहले ही बाहर था, और dv बटा dt बच जाएगा। ये जो है dv बटा dt, इसका मान कितना होता है, एरिया इंटू वेग। dv बटा dt से बन जाता है एरिया इंटू वेग। ए क्या है, ए मेरे पास पाइप का एरिया, ए मेरे पास क्या है, पाइप का एरिया, पाइप का एरिया जहां से पानी बाहर आता है। ठीक है, तो स्मॉल ए क्या है, पाइप का एरिया। तो dv बटा dt आयतन प्रवाह दर कितना, a इंटू वी मेरे पास हो जाता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, समझो
बात करते हैं, तुम्हारे पास ये चीज क्लियर है? हाँ सर एकदम चलेगा। तुम्हारे पास क्या, अगर आपका पॉइंट टकरा के वापस आ जाए तो जो आपका बल था रो ए वी स्क्वायर वही मेरे पास यहाँ पे क्या डबल हो जाता है। ठीक है, अगर टकरा के वापस आ जाए तो बस सिंपल डबल कर दो, कुछ मत करना। टकरा के रुक गया रो ए वी स्क्वायर, वापस आ गया डबल कर दे। सर टकरा गया था एन एम वी, वापस आ गया डबल कर दे। सर ठीक है चलेगा, हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अगला मेरे पास क्या है आपका आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, आवेग संवेग प्रमेय समझेंगे सर। आवेग चीज क्या होता है भाई? आवेग मेरे पास उसको कहते हैं वो वाले बल जिनका परिमाण बहुत ज्यादा होता है लेकिन बहुत कम समय के लिए वो आते हैं। सर जैसे कि मम्मी का चाटा, कि सर बहुत कम समय के लिए संपर्क होता है लेकिन बल की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, उनको आप लोग बोलते हैं आवेगी बल। अब ऐसे बल भी आपके क्या होते हैं, संवेग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आवेग का जो वैल्यू है आई, उसको लिखते हैं भैया एफ इंटू डेल्टा टी। जैसे एफ क्या होता है बल, डेल्टा टी क्या है मेरे पास समय अंतराल के कितने टाइम के लिए बल का संपर्क मेरे पास रहा है। तो आई बराबर बल इंटू समय अंतराल। अब ये जो चीज होता है एफ इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा पी के बराबर आता है क्या, संवेग में परिवर्तन, और इसको ही हम लोग बोलते हैं आवेग संवेग प्रमेय। तो एफ डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी होता है। डेल्टा पी बोले तो पी टू माइनस पी वन, और पी टू माइनस पी बोले तो एम वी टू माइनस एम वी वन। ठीक है, तो एम वी टू माइनस वी मेरे पास बन जाता है। अगर मेरे पास दिया गया बल वेरिएबल है, आपका लगातार चेंज होता है, तो आप लोग करोगे समाकलन एफ डी टी का समाकलन, बाकी वही डेल्टा पी मेरे पास बन जाता है। ठीक है, ग्राफ में आ जाए तो एफ टी ग्राफ का जो एरिया सर, क्यों? क्योंकि भाई इंटीग्रेशन है भाई, समाकलन है। हम जानते हैं कि समाकलन का मतलब ग्राफ में होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ओके सर चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर परफेक्ट सर। ठीक है चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। आगे बात करते हैं सर, अगली कहानी आपके कुछ बेसिक बल, ग्रेविटी फोर्स। हम लोग जानते हैं भैया सर ग्रेविटी फोर्स कौन सा, जो धरती की वजह से होता है, वो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, कहाँ, नीचे की ओर। तो हम बात करें कि सारा ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगता है, नीचे होता है। कुछ टिपिकल एग्जाम्पल, सर वस्तु यहाँ रखा हुआ टंगा हुआ है, टंगा हुआ है तो उसके सेंटर पे, एकदम सेंटर पे आप लोग ये बल दिखाते हो, कहाँ, नीचे की ओर। बहुत बढ़िया। अगर टेबल पे रखोगे तब भी एकदम सेंटर पे ही दिखाना है और वर्टिकली नीचे दिखाना है। अच्छा, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखी है तब भी अपने को mg बल वर्टिकल नीचे ही दिखाना होता है। बस यहां पे काम की चीज ये है कि सर अब जो वस्तु है वो इसको फाड़ के आर पर नहीं जाएगा, चलेगा तो इस इंक्लाइन सरफेस पे चलेगा, तो आपको बल उसी के साथ का काम लेना होता है। तो कुछ नहीं करना, mg के होते हैं दो घटक, एक सतह के साथ, एक उसके लंबवत। तो सतह के लंबवत घटक मेरे पास आता है mg cos थीटा, सतह के साथ आता है mg sin थीटा, जिसको आपको रट के रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली काम हमारे पास ये पड़ता है। ठीक है सर चलेगा। सेम टू सेम तरीके से क्या होता है अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स का क्या होता है, ऐसे बल जो सतह के लंबवत लगते हैं, ऐसे बल जो सतह के लंबवत लगते हैं। हाँ, ये एक क्या होता है, संपर्क बल होता है। क्या होता है, ये एक संपर्क बल होता है कि भैया संपर्क होगा तभी ये मेरे पास आता है। ठीक है, संपर्क होगा तभी मेरे पास ये आता है, और हमेशा सतह के लंबवत लगता है, हमेशा ही सतह के लंबवत ये आपका बल लगता है। तो जहां पर भी संपर्क है उसके लंबवत बन जाएगा, जहां पर भी लंबवत है सतह है उसके लंबवत लगा जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे मेरे पास ये बल आपका लग जाता है। तो ये बल हमेशा ही सतह के क्या होते हैं, लंबवत हमारे पास बन जाते हैं। सो ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, तनाव, टेंशन फोर्स। कि सर जहां जहां रस्सी होगी, जहां जहां हमारे पास रस्सी होगा वहां वहां पे आपका ये बल आ जाता है। सर ठीक है, तो तनाव बल हमेशा रस्सियों के अंदर बनता है। कब बनता है, जब रस्सी टाइट होती है, जब रस्सी में खिंचाव पैदा होता है। सर ठीक है, तो रस्सी में खिंचाव होगा ये बल मेरे पास आएगा। और सर कैसे आएगा, हमेशा हमेशा वस्तु से दूर अंदर की ओर, हमेशा वस्तु से दूर अंदर की ओर। अंदर मतलब रस्सी के लिए है ना, रस्सी के अंदर, रस्सी के लिए अंदर की ओर। ठीक है सर, कैसे 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 दिखाता हूं, समझ। मेरे पास एक रस्सी से वस्तु को टांग दिया तो रस्सी खींचेगा, खींचेगा तो इस वस्तु से दूर, उस वस्तु से दूर, और हमेशा कहां है, रस्सी के लिए अंदर ही आएगा। और पूरी रस्सी पे क्या होता है, सेम चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक रस्सी को आपने बांध दिया है और उसे घुमा रहे हो, सब घुमाओगे तो फिर से वस्तु से दूर, वस्तु से दूर। यस सर, दोनों तरफ बल आएगा। सर कितना टी हो गया, टेंशन टी।
सेम जगह से आपने एक रखा है ऐसे सिस्टम, एक वस्तु दूसरा वस्तु से, जी हाँ दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, तो फिर से आपका टेंशन वस्तु से दूर, इससे भी दूर, इससे भी दूर, तुमसे भी दूर, तुमसे भी दूर, तो क्या टेंशन में पट्टी आएगा। अच्छा, इसमें खास बात याद रखेंगे है ना, द्रव्यमानहीन डोरी के लिए, द्रव्यमानहीन रस्सी के लिए या डोरी के लिए, रस्सी में टेंशन सेम रहता है, टेंशन सभी जगह सेम रहता है, टेंशन सभी जगह सेम रहता है, टेंशन सभी जगह सेम रहता है कि भाई पूरी लंबाई में कहीं पर भी निकालो वैल्यू उसका सेम ही चलेगा, पूरी की पूरी लंबाई पे आपका टेंशन क्या है, हमेशा सेम ही चलता रहेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करता हूं। अब देखो कनेक्टेड बॉडी के कुछ सिंपल टिपिकल से एग्जांपल जो आपने क्लास में कई बार देखे होंगे, बहुत आसान, बहुत सिंपल, आराम से कर सकते हो। समझो कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास क्या है, 2 या 3 वस्तुएं आपस में संपर्क में, सर ठीक है, 1 2 3 संपर्क में है, और इन पे भाई बल लग रहा है एक तरफ, तो एक तरफ बल लग रहा है, तो ये कंफर्म के सारे चलेंगे एक साथ चलेंगी, तो इनका त्वरण सबका सेम आएगा। सर त्वरण कैसे निकालेंगे, सर कुल बल, तो त्वरण मेरे पास होगा टोटल बल बटा टोटल एम, तो भैया ए का फॉर्मूला सर क्या आएगा, टोटल एफ बटा टोटल एम, तो भाई कितना बल है सर, ए की तो एफ की गति करवाएगा, गति करवाने वाला बल है ना, याद रखना गति करवाने वाले बल को ही देखना होता है, ठीक है। तो एफ ने गति करवाया किसको, तीनों को, तो एफ बटा टोटल द्रव्यमान m1 m2 m3। अच्छा, सवाल यहां से 2 तरह के पूछ सकता है। पहला सवाल कि भैया m1 पे कुल कितना बल है, सर अकेला है, टोटल की बात कर रहा है, टोटल फोर्स के लिए इसका इस्तेमाल करोगे, टोटल के लिए तो F बराबर ma का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो ठीक है, तो F नेट किस पे, m1 पे, तो m1 इंटू ए, सर a का मान बोला, ओ हो, तो ये क्या है, m1 इंटू ए है, यस सर। 2 की बात करें भाई, 2 के लिए टोटल फोर्स कितना पास आएगा, m2 इंटू आएगा, सर 3 के लिए कितना, m3 इंटू आएगा, तो ध्यान रखना हमने बस a का वैल्यू यहां पे रखा गया, बाकी बहुत आसान है, टोटल फोर्स तो ऐसे मिल जाएगा, टोटल फोर्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 होता है कि भैया इनके बीच में जो संपर्क होगा, भाई यहां पे संपर्क का संपर्क बल नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में संपर्क है तो यहां पर भी आपका अभिलंब बल आएगा, हमें उनके बारे में बात करना है। अच्छा, अब जानना सर अभिलंब बल हमेशा धक्का देता है, अभिलंब बल हमेशा धक्का देता है सर, ठीक है भैया, चाहो तो लिख लेना यहां पे, अभिलंब बल क्या होता है, धक्का देता है, धक्का देता है कि भाई बग यहां से है ना, धक्का देगा सर, ठीक है। तो बात को जरा समझते किसे, देखो कि सर m1 m2 के बीच में बल आएगा, तो भैया ठीक है, तो m1 m2 को धक्का देगा और m2 m1 को धक्का देगा सर, ठीक है। तो m1 ने धक्का दिया इसको इस तरफ n1, और इसने इसको धक्का दिया भाई इस तरफ, यस सर, चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या n1 इस पूरे को चलाएगा, यस सर। देखो n1 है ना, जब कभी आपके पास ऐसे बल आए, धक्का देते हुए बल निकालने का कैसे, बीच में लाइन खींचो, बीच में लाइन खींच दिया, हाँ सर। और किसी भी एक तरफ की बात कर लो, सर मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की, तो मैंने इन दोनों का बात कैसे, कितना बचेगा, m2 प्लस m3, यस सर, इनको दिया गया धक्का n1 के द्वारा, चलेगा, यस सर। तो F बराबर ma लगा दो, तो n1 m m तुरंत तो निकाल चुके सर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो भैया आपने क्या किया, जहां पे अभिलंब बल निकालना है लाइन खींचा, एक तरफ डायग्राम बनाया, सॉल्व किया, F बराबर m इंटू ए, काम खत्म। तो F कितना, n1 m इंटू ए, डन। सर अगर ऐसे ही मुझसे यहां के लिए पूछेगा तो सर कुछ नहीं, इधर का डायग्राम देख ले, सर कितना m3 को चलाएगा तो n2 बराबर m3 इंटू ए आप लोग निकाल चुके हो, बहुत बढ़िया। सर अगर मान लो दोनों तरफ बल आ जाए तो सेम काम, सब बड़ा कौन, मैं बोल रहा हूं कि अभी के लिए क्वेश्चन में दिया गया है कि F1 बड़ा, भाई दोनों में से एक बल तो बड़ा होगा ना, हाँ सर, दोनों में से एक बल बड़ा होगा तभी सिस्टम चल पाएगा। तो मैंने मान लिया कि भाई F1 फिलहाल बड़ा है, मैंने दे रखा, ठीक है, F1 बड़ा, ठीक है, उसके कारण सेम करता हूं, सेम सर। सबसे पहले त्वरण कुल बल बटा m, F बटा m, सर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 बटा टोटल द्रव्यमान m, F1 माइनस F2 बटा m, डन सर, ओके डन सर, ओके चलेगा, ओके ठीक है। अगर 3 द्रव्यमान है तो 3 कर दे, F1 माइनस F2 टोटल द्रव्यमान m1 m2 m3, ठीक सर, चलेगा। बात कि सर इनके बीच में संपर्क बल कितना होगा, देख ध्यान देखना, करना क्या है, सर सिस्टम जा किस तरफ है, सर सिस्टम जा रहा है इस तरफ, यहां जा रहा है, आपने लाइन खींची, उसी तरफ का बचा हुआ डायग्राम बना दे,
जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ का बचा हुआ डायग्राम देख ले, तो n बराबर m2 इंटू ए कर दे। इनके बीच का संपर्क बल n होगा, इसको चलाएगा तो n बराबर m2 इंटू ए। अच्छा, m2 इंटू ए पर सर ये F2 मेरे को रोक रहा है तो तू इसको भी साथ में ले ले। अगर F2 तुझे रोक रहा है तो तू उससे ज्यादा बल लगा दे। काम करने को क्या होता है, अगर तुम्हें कोई चीज रोक रही है 10 न्यूटन से तो आप 10 लगा के उसको पार कर जाओगे। हाँ सर, तो अगर F2 आपको रोक रहा है तो आप F2 बल और लगा के आगे निकल जाओ। तो n में कितना, m2 इंटू ए, m2 इंटू ए बस साथ में F2 जोड़ दे। अच्छा, सेम कहानी यहाँ पर 2 बल है। यस सर, चल रहा है। सर मुझे यहां पे संपर्क बल चाहिए तो हम जा रहे हैं आगे की ओर। इधर का पूरा पकड़ m2 प्लस m3, n1 चला रहा है m2 m3 को, तो n1 बराबर m2 प्लस m3 इंटू ए। सर F2 रोक रहा है तो प्लस कर दे, डन सर, है ना। समझिए n2 चाहिए n2, सर n2 m3 को धक्का देके चलाएगा तो m3 इंटू ए, F2 रोक रहा है तो उसको भी जोड़ दे, काम खत्म। आ गया आंसर भाई। शॉर्टेस्ट तरीका, सबसे फास्ट तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, गारंटी हर बार करेक्ट आंसर आएगा। चले आ गया, हाँ सर दौड़ेगा, शानदार। आगे बात करता हूं सर, अगर मान लो ब्लॉक की जगह पर रस्सी हो या छड़ हो, आप उसको खींच रहे हो तब भी सेम कहानी, अलग कुछ नहीं। देख, एक्सीलरेशन टोटल F बटा m, सर F बटा m कर दिया, वही फॉर्मूला। यस सर। अब मुझसे पूछेगा कि छड़ के किसी बिंदु पे बताओ त्वरण। सर ठीक है, त्वरण क्या होता है, तनाव, कि भैया मुझे बताओ कि यहां पे तनाव कितना होगा। तो करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है। तनाव निकालने के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि भैया एक तो मैं चाहिए F, जो बल आपने लगाया F, और पीछे वाली लंबाई जिसको आप लोग घसीट रहे हो, तो F इंटू पीछे वाली लंबाई बटा कुल लंबाई। सर F x बटा L, ओके, पीछे वाला भाग हमेशा, ठीक है, पीछे वाला चलेगा। ओके सर। तो अगर दोनों तरफ बल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ है ना। देख ले, नेट फोर्स बड़ा माइनस छोटा बटा m, ओके सर, बड़ा माइनस छोटा बटा m। ओके सर, मेरे को चाहिए टेंशन। सर कहां पे, यहां पे चाहिए। तो एक काम कर, हम जा रहे हैं इस तरफ, तो पीछे वाले हिस्से की बात करता हूं। सर F नेट फोर्स भैया, नेट फोर्स F1 माइनस F2, यहां भी F था, नेट फोर्स F1 माइनस F2, पीछे वाली लंबाई x बटे कुल लंबाई L। ओके सर, तो मेरे को F2 इस बार रोक रहा है तो जोड़ दे। मैंने कहा है जो चीज रोकती उसको जोड़ दे, जो चीज तुझे रोक रही है तो उसको जोड़ दे, तुझे उतना एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, काम खत्म, मामला सेट है। अरे वाह सर, एकदम शॉर्ट ट्रिक बन गया, गारंटी के साथ चलेगा। ओके सर, बात करें अगर मान ले आपने ब्लॉक को रस्सी से जोड़ दिया, तब भी सेम कहानी। मान ले 2 ब्लॉक है, मेरे को चाहिए त्वरण, कैसे निकालेगा, कुल बल बटा द्रव्यमान, तो F बटा m1 m2 चिपका दिया, डन। सर मेरे को चाहिए टेंशन, ले भाई टेंशन ले। सर टेंशन क्या होता है, दोनों से दूर जाता हुआ अंदर की ओर, टेंशन T बन गया। सर जहां टेंशन निकालना है वहां पे लाइन खींच दे। अब टेंशन देख, इसका काम तो कर चुका हूं, इसको तो बल F खींच रहा है, तुम्हें कौन खींच रहा है, सर हमें टेंशन खींचा है, हमें टेंशन T ने खींचा है, तो T m इंटू ए, तो T बराबर क्या, T बराबर m2 इंटू ए। टेंशन ने इसको खींचा है, इस वाला टेंशन है इसको खींचा है, तो m2 इंटू ए कर दे, ए तो निकाल चुका है, रखो सॉल्व करो। सब मान लो दोनों तरफ बल आ जाए तो तब F नेट कर दे, ये बड़ा ये छोटा। ओके सर, एक्सीलरेशन बड़ा माइनस छोटा बटा कुल द्रव्यमान। ओके सर, मामला सेट है। सर पूछा गया टेंशन दोनों वस्तुओं से दूर जाता हुआ, बीच में लाइन खींच दे। ओके, मेरे को चाहिए टेंशन टी इसको खींच रहा है क्या, यस सर, टेंशन इसको खींच रहा है क्योंकि सिस्टम जा रहा है आगे, पीछे वाले को पकड़ ले, टेंशन टी ने इसको खींचने दो, टी बराबर कितना, m2 इंटू ए, T बराबर m2 इंटू ए। लेकिन सर ये F2 मेरे को रोक रहा है, उल्टी दिशा में रोक रहा है, तो उसको तू जोड़ दे, काम खत्म। अरे हाँ सर, सेम कहानी यहां पर है, देख ले भाई, F1 माइनस F2 बटा कुल द्रव्यमान, त्वरण हो गया। मेरे को चाहिए टेंशन, तो यहाँ का टेंशन देख ले, लाइन खींचा, ये पीछे वाले को खींच रहा है, तो T1 ने खींचा m2 और m3 को, तो T1 बराबर m2 प्लस m3 इंटू ए। सर ये F2 रोक रहा है तो तू जोड़ दे, काम खत्म। सेम कहानी यहाँ पर हो जाएगा T2 के लिए। देखो वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने क्लास में ठीक से पढ़ा हुआ है तो गारंटी ये चीजें आप लोग टिक कर लोगे, समझ जाओगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो क्या, हाँ जी सर। तो जहां जा रहे हो हमेशा उससे पीछे बढ़ना है। देखो पहले निकाला त्वरण, निकालना टेंशन, अब यहां लाइन खींच पीछे का देख, यहां लाइन खींच पीछे देख, ठीक है। जहां जा रहे हो उससे पीछे का काम करना है आपको, हमेशा आपकी ट्रिक काम कर जाएगी गारंटी के साथ, ठीक है।
डन भाई, सही गया। आगे बढ़ते हैं सर। अगर चीजों को लटका दे दो, भाई चीजों को लटका दिया गया, लटका दो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, 0, सिस्टम का एक्सेलरेशन भाई कितना मेरे पास है, 0 है। ये द्रव्यमान है m1, ये द्रव्यमान है m2। सर अगर सिस्टम नहीं चल रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, रेस्ट पर है या उसका वेग नियत है, दोनों की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या है सर, टेंशन क्यों आएगा, नीचे वाले वजन को झेल रहा है, नीचे वाले वेट को झेल रहा है सर, ठीक है। तो T2 ने झेला सिर्फ m2 को, तो T2 कितना हो गया, m2 इंटू जी। T1 ने झेला इन दोनों को, तो वे कितना है मेरे पास है, m1 प्लस m2 इंटू जी। बहुत बढ़िया। तो हमेशा नीचे वाले पूरे की बात करना है, नीचे वाले पूरे की बात करना है सर, ठीक है। मान ले अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर चला जाए किसी त्वरण a के साथ, अगर सिस्टम जा रहा है पूरा का पूरा ऊपर त्वरण a के साथ, तो कुछ नहीं करना है, बस g की जगह पर g इफेक्टिव लेना, g प्लस है, जी की जगह पर जी इफेक्टिव जी प्लस ए लेना और सेम काम कर देना। तो देखो सर T2 क्या है, T2 झेल रहा है उसके नीचे वाले M2 को, तो M2 इंटू जी इफेक्टिव, तो M2 इंटू जी इफेक्टिव, सो जी ई कितना, जी प्लस ए। सर T1 झेल रहा है नीचे के दो को, तो M1 प्लस M2 इंटू जी इफेक्टिव कितना, जी प्लस ए। अच्छा, अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन का नीचे है तो कुछ नहीं करना, जी इफेक्टिव कितना, जी माइनस ए, और वही सेम काम मेरे पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलेगा, डन सर। मान लो ऐसे ब्लॉक की जगह पे एक रस्सी को टांग दिया, जिसका कुल द्रव्यमान m है, लंबाई कितना l है। सर पूछा क्या कि यहां पे टेंशन बताओ, सर ठीक है, टेंशन बताओ। सर कैसे निकालोगे सर, टेंशन टोटल फोर्स कितना मेरे पास, mg। रुको करता हूं, लो टेंशन कितना, टोटल फोर्स कितना भाई, mg इफेक्टिव। सर वही वाला केस, सारे यही वाले, ऊपर एक्सेलरेशन तो g प्लस है, नीचे तो g माइनस है, कुछ नहीं तो सिंपल g आएगा। तो mg इफेक्टिव n2, सर नीचे वाली लंबाई या पीछे वाली लंबाई x बटा l। बहुत बढ़िया सर, चलेगा। तो x कौन सा, नीचे वाला, हमेशा नीचे वाली लंबाई ही अपने को लेने का है, हमेशा नीचे वाली लंबाई ही लेने का है। अगर मान लो गलती से वो आपको इसको x कह दे, इसको l माइनस x कह दे, तो आपको ये लिखना रहेगा वहां पे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, हमेशा नीचे वाली लंबाई लेनी है, या तो नीचे या पीछे, दो ही काम है, ठीक है, नीचे या पीछे। सर चलेगा, डन है, ओके सर, दौड़ेगा। अच्छा सर कुछ बेसिक नॉलेज वाली बात, भार तुला जो वेट मशीन होता है वो आपके अभिलंब बल का मापन करता है। सर कौन सा, जिस पे आप लोग खड़े होकर अपना वजन चेक करते हो, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मापन करता है। तो कभी आपसे पूछे कि भार तुला का मापन क्या होगा, तो आप mg का आंसर मत देना, आप देना नॉर्मल रिएक्शन का, कि n का वैल्यू कितना है, जो n का वैल्यू होगा उसी हिसाब से वो रीडिंग देगा, ठीक है। और जब रीडिंग लिखोगे, जब कभी लिखोगे रीडिंग, तो आप n में पहले g का भाग दोगे और फिर जवाब दोगे। सर क्यों, क्योंकि आपकी जो मशीन है वो किलोग्राम में आपको भार बताता है, तो आपको g का भाग दे के उसको द्रव्यमान में बदलना पड़ेगा। n क्या है, बल है, बल में g का भाग दोगे तो वो द्रव्यमान में चेंज हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। सेम कहानी सर, स्प्रिंग तुला, जो स्प्रिंग तुला है, जो आप स्प्रिंग से वस्तुओं को टांग के उसका वजन चेक करते हो, वो स्प्रिंग फोर्स का मापन करता है। तो उसमें क्या है, सेम कहानी, उसके लिए आपका क्या करते हो, स्प्रिंग फोर्स में भाग देते किसका, जी का। चलेगा दोस्त, सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बेहतरीन। चल ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगला सर ये हाँ कहाँ गया, गिरनी, यहाँ क्यों आ गया, रुको सही कर रहा हूँ, हाँ सही है ना, हाँ सही है। गिरनी वाले सवाल सर कौन से, सब पुली क्या भी होता है सर, ये ऐसे ना, ये जो गोल गोल होता है उसको बोलते हैं घिरनी। इसके ऊपर से क्या रस्सी घुमा के आप लोग टेंशन की दिशा चेंज कर देते हो, है ना। तो वह क्या, हमने एक टिपिकल एग्जांपल है कि m1 m2 को रस्सी से बांध के टांग दिया। सर ठीक है, इनमें से एक द्रव्यमान बड़ा होगा, मैंने मान लिया कि m1 बड़ा है। अगर m1 बड़ा है तो भाई ये जाएगा नीचे, वो जाएगा ऊपर। सर देख पा रहे हो, हाँ सर। तो होगा क्या सर, पूरा सिस्टम ऐसे गति करेगा, यस सर। तो क्या होगा सर, इसका mg साथ लेके जाएगा और इसका m2g भाई नीचे देख, वो जा रहा है ऊपर, बल कहाँ, नीचे, तो विरोध कर रहा है, साथ ही mg विरोधी m2g बटे कितना, कुल द्रव्यमान। तो F नेट बटा m से आप लोग a निकालोगे। साथ करवाने वाला कौन, गति करवाने वाला m1g m2g, रोकने वाला तो माइनस कर दो बटे कुल द्रव्यमान, चलेगा। और रही बात इनमें रस्सी में टेंशन की बात, तो टेंशन पूरी रस्सी में सेम चलेगा, कितना, 2m1 m2g बटा m1 प्लस m2। क्लियर है क्या,
हाँ जी सर, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया बढ़िया, परफेक्टली डन है दोस्त। ठीक है सर, मान लो अगर मेरे पास सिस्टम ऐसे रखा है तो देख बात समझेंगे सर। सिस्टम जाएगा तो ऐसे जाएगा नीचे क्यों, सही बोल रहा हूं क्या? यस सर, ऐसे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका mg नीचे की ओर खींच रहा है। चल ठीक है सर, इसका भी तो mg है, पर ध्यान दे उसको जाना है आगे, mg लग रहा है नीचे, कोई इनका कॉन्टेक्ट ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है सर। क्यों? हमने बोल रखा है x में गति x के बल से चेंज होता है, y के बल से x को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y का बल x में नो चेंज, ओके। तो गति करवाई इसने, रोका किसी ने नहीं। तो m1 m2g गति -0 बटा m1 प्लस m2। सर टेंशन t, सर टेंशन t ने m1 को चलाया है तो m1 इंटू a कर दे, बहुत बढ़िया। एफ नेट बराबर m इंटू ए। सर मान लो सर सिस्टम ऐसे रखा टेढ़ा, तब भी वही बात, तो सिस्टम जाएगा गति करेगा ऐसे ऐसे ऐसे। यस सर, तो हमने जानते हैं सतह के साथ में घटक कितना आता है, m2g sin थीटा। सर इसका mg भी तो है, फिर से वही बात कि सर गति कर रहे हैं x में, y का बल कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो साथ करवाना, गति करवाने वाला बल m2g sin थीटा, रोकने वाला कोई नहीं, बटे कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। सर मेरे को चाहिए टेंशन, सर टेंशन इसको खींच के आगे लेके आया है, तो t बराबर m1 इंटू a कर डालेंगे। सर बेहतरीन। अच्छा तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है चेन वाला। ये सही है? हाँ सर, कि आपने एक चेन को टांग दिया है, कुछ हिस्सा नीचे लटका हुआ है, कुछ हिस्सा ऊपर रखा हुआ है, तो इसके लिए मेरे पास a का वैल्यू कितना आएगा सर, जी x बटा l। सर x क्या, वही नीचे वाला हिस्सा, x क्या भैया, x नीचे वाला हिस्सा के भाई नीचे कितना हिस्सा लटक रहा है उसके हिसाब से, तो इसका त्वरण हमेशा जी x बटा l से निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना द्रव्यमान है। हाँ याद रखिएगा, इनमें किसी में भी अपन ने फिलहाल फ्रिक्शन की बात नहीं किया, ठीक है, फ्रिक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही है सर, ठीक है चलेगा, ओके। आगे बात करें सर, स्प्रिंग फोर्स, सिंपल सी बात है, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग एक ऐसी संरचना होती है जो अपनी वास्तविक लंबाई में रहना पसंद करता है, जिसको आप लोग जनरली ऐसे देखते हो, ठीक है। तो जब तक इसकी लंबाई में कोई चीज नहीं है ये कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसकी लंबाई को बढ़ाते हो या घटाते हो तो क्या होता है भाई, इसके अंदर बल उत्पन्न होता है, जिसको आप लोग बोलते हो स्प्रिंग फोर्स, और वो जो बल होता है वो x के समानुपाती होता है। जैसे x बोले तो कि आपने इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया या कितना कम कर दिया, उसी के हिसाब से इसमें क्या आता है, बल आता है। तो अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो बल आएगा अंदर की ओर, लंबाई घटाओगे तो बल आएगा बाहर की ओर। तो हमेशा जो बल होता है वो x से उल्टा बनता है, F समानुपाती -x, समानुपाती हटाओगे नियतांक आएगा -kx इंटू x। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस टेंशन फोर्स जैसे ही होते हैं, तो टेंशन फोर्स की तरह ही आपको इसको सोल्व करना है, इनके क्वेश्चन में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला पार्ट मेरे पास क्या है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। भाई जड़त्वीय निर्देश तंत्र उसको कहा जाता है जिसका एक्सेलरेशन के साथ 0 होता है। सर निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र मतलब जो चीजों को देख रहा है, निर्देश तंत्र बोले तो जो चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्वर प्रेक्षक, तो जहां से चीजों को देख रहे हो अगर वो जगह एक्सेलरेशन 0 रखता है तो आप उसको कहते हो जड़त्वीय निर्देश तंत्र। भाई अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शियल फ्रेम इसको कहते हैं। लेकिन मान लो कि आप जहां से चीजों को देख रहे हो उसके पास खुद के पास त्वरण है, त्वरण कितना, 0 नहीं है, तो आप इनको कहोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं इनको? नॉन इनर्शियल फ्रेम इनको कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र इनको कहा जाता है। और जब कभी आप लोग ऐसे जगह से चीजों को देख रहे हो जहां पे त्वरण 0 नहीं है, आप वहां पे क्या लगाते हो, एक सूडो फोर्स लगाते हो, छदम बल लगाते हो। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स लगाया जाता है, छदम बल लगा देते हैं सर, ठीक है। और वो जो छदम फोर्स होता है कितना, F बराबर m इंटू ए होता है। लेकिन कंफ्यूज होता ना, एफ नेट बराबर एम ए और एफ बराबर एम ए, ये दोनों चीजें अलग हैं। वो एफ नेट बराबर एम ए गति के नियम के आधार पर लिखते हैं, दिखने में ये भले ही एक जैसी है लेकिन मतलब बहुत अलग है। यहां पे एफ क्या है, सूडो फोर्स है, सदिश राशि है। एम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान जिस पे आप ये बल लगा रहे हो, उस वस्तु का द्रव्यमान जिस पे बल लगाया जा रहा है। और ए क्या है, त्वरण किसका, इस फ्रेम का, जिस फ्रेम से बैठकर चीजों को देखा जा रहा है, तो उस फ्रेम का मेरे पास क्या होगा, ये त्वरण बनेगा। अच्छा, और जो आने वाला बल है सदिश राशि है, कहां लगेगा,
त्वरण से उल्टा, तो जहां आपका त्वरण है उससे उल्टी दिशा में क्या है, बल आता है। जहां पर भी आपका त्वरण होगा उससे विपरीत दिशा में बल आएगा और m इंटू ए के बराबर होगा। बहुत ही ज्यादा शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा अपने पास से काम आता है। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, परफेक्टली डन। चल ठीक है भाई, बात करते हैं साम्य अवस्था पे आधारित सवाल। भाई हमने जानते हैं साम्य अवस्था को भाई अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो सर इक्विलिब्रियम बोले तो सर इक्विलिब्रियम भाई वो अवस्था होता है जिसमें वस्तु पे लगने वाला कुल बल कितना होता है बॉस, 0 होता है। तो मेरे पास अब क्या है, कुल बल अगर 0 है, अगर मेरे पास क्या है, कुल बल 0, एफ नेट बराबर कितना, 0 है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, जनरली 3 बलों का सेट आपसे क्वेश्चन पूछा, जनरली हर बार नहीं, जनरली आपसे 3 बलों का सेट आपसे पूछेगा। सर ठीक है, मेरे पास क्या है, 3 बल होंगे, F1 F2 F3, किसी कोण पे लग रहे हैं अल्फा बीटा गामा। हमने कहा कि इनका कुल प्रभाव कितना, 0 है, नेट फोर्स कितना, 0 है। आप ध्यान से समझिए भैया, नेट फोर्स 0 मतलब सिस्टम आपका रेस्ट पर है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। तरीका नंबर 1 क्या है, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या बोलता है कि ये तीनों बल F1 F2 F3 बटे में साइन थीटा करना है। थीटा कौन सा, बचे हुए दो के बीच का कोण। देखो F1 F1 बचे हुए दो कोण, F2 F3 के बीच का कोण अल्फा। ओके, तो F1 बटा साइन अल्फा। F2 बचे हुए दो के बीच का कोण बीटा, F2 बटा साइन बीटा। F3 ये रहा, तो इसके अलावा बचे हुए दो के बीच का कोण गामा, साइन गामा। ये आपका होता है लामीज थ्योरम। इसका यूज करके आप लोग क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या तरीका होता है सर, घटक करके, कि भाई घटक करके भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो समझो कि सारे के सारे बलों को आप लोग x और y में तोड़ लो। अच्छा सर, x और y में सारे बलों को तोड़ लिया जाए, तो ये तो ऑलरेडी x में है, इसका और इसका घटक कर लो। फॉर एग्जांपल कि मान ले भाई ये कोण कितना मेरे पास है, थीटा है, तो F2 का घटक थीटा के साथ कितना मेरे पास आएगा सर, F2 cos थीटा आएगा, और उसके लंबवत कितना, F2 sin थीटा आएगा। हाँ सर, मान लो कि ये कौन सा कितना मेरे पास है, ये कितना बोले अपन ने, मान लो थीटा डैश बोल दो सर, ठीक है। तो F3 का घटक थीटा डैश के साथ में कितना आएगा, F3 cos थीटा डैश, और उसके लंबवत यहां पर आएगा F3 sin थीटा डैश। अब ये करने के बाद बस आपको बलों को बैलेंस करना है, x वाले बैलेंस करो, y वाले बैलेंस करो। देखो x में, अगर x में कुल बल को 0 करूं तो आगे वाला बल F1, पीछे कितना F2 cos थीटा माइनस F3 cos थीटा डैश, दिशा उल्टा तो मैंने घटा दिया, बराबर कितना, 0 करना है, कर दो। सेम तरह से क्या है, y में भी कुल बल 0 करो तो आपका ऊपर वाला बल F2 sin थीटा, नीचे वाला माइनस कर दूंगा F3 sin थीटा डैश, और ये कितना मेरे पास 0 आना चाहिए। तो इनको सॉल्व करके आप लोग जो चीजें आपसे पूछा गया है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो लामी से कर लो या घटक कर लो, दोनों ही मेरे पास बहुत आसान होते हैं। ठीक है बॉस, चलेगा? हाँ सर। अब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है ना, इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। 1 मिनट दो मेरे को। देखो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहां पर भी पढ़ते हैं और साथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं आपके चैप्टर सेंटर ऑफ मास में, तो वहां नहीं पढ़ेंगे, इसको यहां पढ़ देते हैं। ठीक है, बात समझेंगे। सर संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि जब कभी किसी सिस्टम पे लगने वाला क्या होता है, कुल बल 0 हो, अगर सिस्टम पे लगने वाला क्या है, कुल बल 0 होता है, तो उसका संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ऐसा कैसे समझो, हमने पढ़ रखा है एफ का फॉर्मूला, सर क्या होता है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। अगर बल मेरे पास हो गया 0 तो डेल्टा पी कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा। मतलब कि संवेग में परिवर्तन 0 होता है, जिसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम संवेग मेरे पास क्या है, सेम रहेगा। ओके सर, अब इसे कुछ टिपिकल से एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जा सकते हैं, कि मान लो कोई वस्तु है, चुपचाप बैठा हुआ था, वो 2 टुकड़ों में टूट गया, तो टूटने के बाद वो हमेशा गति एक दूसरे से विपरीत दिशा में करेंगे। सर क्यों? ताकि इसका संवेग इससे कैंसिल हो पाए, क्योंकि शुरुआत का संवेग 0 था, बाद का संवेग भी 0 रखने का है। भाई शुरुआत में 0, बाद का भी 0 रखना है, तब यह क्या होता है, उनको एक दूसरे से क्या विपरीत दिशा में जाना होता है। तो P1 कितना 0, M2V2 माइनस M1V1 कितना 0 आना चाहिए। से इसको लाएंगे इस तरफ, तो मुद्दे की बात ये याद रखनी है, M1V1 बराबर M2 इंटू V2 आप लोग इनके लिए यूज करोगे। सर मान लो अगर वस्तु रेस्ट पे था, 3 टुकड़ों में टूट गया, 3 टुकड़ों में टूट गया, M1 M2 M3, सर ठीक है।
तो क्या होता है, जनरली जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कुछ ऐसा होता है। मेरे पास क्या है कि दो वस्तुएं चली गई एक दूसरे से लंबवत दिशा में v1 v2 वेग के साथ, तो तीसरा गारंटी उनके बीच में कहीं जाएगा पीछे की ओर। सर ठीक है, और क्योंकि प्रारंभिक संवेग 0 था तो अंतिम भी 0 ही आएगा, तो गारंटी के साथ कि इन दोनों का परिणामी जो यहां पर बनेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर बराबर p3 स्क्वायर बनेगा। सर ठीक है, तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर कितना, p3 स्क्वायर आएगा। p1 कितना, m1 v1, p2 कितना, m2 v2, p3 कितना, m3 v3 मेरे पास आएगा। यहां पर रखेंगे डायरेक्ट उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सर ठीक है, चलेगा दौड़ेगा, शानदार। ओके ओके ओके, अगला सवाल नजरों के सामने भी देखो 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 देखो। ठीक है, देखते हैं। बाध्य गति भैया क्या होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, कि भैया ये कंडीशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। मान लो मेरे पास क्या कोई रस्सी है या कोई छड़ है, कोई रस्सी या कोई छड़ है, अब उसके कोई भी दो बिंदु हमारे पास हो सकता है, उनका अपना अपना कुछ भी वेग हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि मान लो ये कोई रस्सी होगा या कोई छड़ रहा होगा, ठीक है, इसके दो बिंदु ए और बी हैं, ए का वेग यहां पर है, बी का वेग यहां पर, ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, बाध्य गति के अनुसार इनको जोड़ने वाली जो रस्सी है, जो छड़ है, उस लंबाई पर वेग हमेशा सेम रहेगा। तो रस्सी की लंबाई के अनुदिश वेग हमेशा सेम रहेगा, ये मेरे पास क्या बाध्य गति का नियम मेरे पास कहता है। तो क्या बोलता हूं कि सर वीबी का घटक थीटा के साथ बीटा के साथ, भाई बीटा का घटक करोगे कितना बचेगा, वीबी कॉस बीटा ये आएगा। सेम जगह से वी ए का अल्फा के साथ घटक कितना बचेगा, वी ए कॉस अल्फा। देखो क्या दोनों के दोनों वेग रस्सी के साथ साथ है, हाँ सर, तो रस्सी के अनुदिश दोनों का वेग हमेशा सेम रहेगा। ये सिंपल बाध्य गति का सीधा सिंपल सा नियम है, जिसके जरिए काफी सारे आसान आसान क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बस चलेगा। अच्छा, मेरे पास क्या है, घिरनी में बाध्य गति। तो घिरनी बोले तो मेरे पास पुली की बात कर रहे हैं, तो घिरनी में बाध्य गति से बोले तो सिंपल सा एक नियम है। हमने कहा है कि टेंशन फोर्स पूरी की पूरी रस्सी पर सेम चलता है और रस्सी हमेशा दोनों सिरों पर लगती है। हाँ सर, हमने जितने डायग्राम बनाए हैं, तो रस्सी दो सिरों पे जुड़ा होता है और दोनों सिरों पे वो अंदर की ओर कार्य करता है, तो कुल बल हमेशा कितना, 0 आएगा। तो रस्सी का अगर कुल बल 0 होता है तो उसका कार्य हमेशा 0 ही आएगा। तो किसी भी निकाय पे किसी भी पुली की बात करता हूं तो उस पुली पे क्या होता है, आपका कुल कार्य कितना 0 लेते हैं। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि पुली होती है ना, पुली घिरनी, आप घिरनी को भी द्रव्यमानहीन मान के ही चल रहे हो। तो अगर घिरनी आपका द्रव्यमानहीन है तो उस पर कुल बल हमेशा 0 ही बनेगा रस्सी के द्वारा। सर क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान 0 है। एफ नेट बराबर एम इंटू ए करोगे, एम का मान कितना, 0, 0 इंटू कुछ भी करो 0 मेरे पास आता है। तो बात सिंपल सी है। ठीक है, तो इसका यूज कहां करते हैं, अगर कुल कार्य मेरे पास 0 है तो सिंपल सा इफेक्ट इसका क्या होता है समझो। देखो सर, यहां देखो सर, रस्सी है, ये पुली है, इस पे कुल बल कितना 0 होना चाहिए। यस सर, समझिएगा सर, यहां पे क्या टेंशन टी है, यहां पे सर क्या टेंशन टी है, क्योंकि हमने कह रखा है कि पूरी रस्सी पे सेम टेंशन चलता है। अब क्योंकि पुली पे कुल बल 0 है तो अगर यहां पे टेंशन टी और टी है तो दोनों मिलकर यहां पे कितना 2t मेरे पास आएगा। बहुत बढ़िया, टी 2t। हाँ सर, अब कुल कार्य 0 है, मतलब कि सारे के सारे बलों का विस्थापन के साथ कार्य कितना 0 आएगा। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है योग, जोड़ना। तो बल इंटू विस्थापन सब के लिए मिला के कितना 0 मेरे पास आएगा। सर देख सर ये रस्सी तो फिक्स है, कहीं नहीं जा पाएगी। यस सर, ये रस्सी आपका इससे जुड़ा हुआ है जो कि चल फिर सकता है, और ये भी आपका फ्री है, आगे पीछे हो सकता है। तो अब यहां से वो आपसे क्या 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 पूछ सकता है, जरा उसके बारे में बात करता हूं। देखो, एक कह सकता है कि मान लो कि सर मैंने इसको आगे की ओर x सरका दिया, तो इसका विस्थापन कितना होगा करूं उसी फॉर्मूला से। देखना पास, देखो सर इसकी बात करूं सर, इसमें तो विस्थापन है ही नहीं, तो t इंटू 0 बनेगा। यस सर, इसको देखो सर, इसमें क्या है आपका, इस पे बात कर रहा हूं कि टेंशन t है आगे की ओर, ये भी जाएगा आगे की ओर, दोनों समान दिशा में, तो बल होगा धनात्मक, है ना। उल्टा कर देना, ओ सॉरी हम बात करें पुली की बात कर रहे हैं, हम तो पुली की नहीं, सही कर रहा हूँ, हाँ सही कर रहा हूँ, सही था। देखो t इंटू एक्स, अरे यार ठीक करता हूँ, लो देखो समझना क्या कह रहे हैं, मेरे पास सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है सही कर रहा है। अब देखो समझना, देखो सर ये वाला हिस्सा कितना x से सरक रहा है, तो देखो इसमें टेंशन t पीछे, इसमें टेंशन t आगे। तो देखो यहाँ पे विस्थापन x और t एक दूसरे से उल्टे हैं। सर उल्टे कहाँ हैं, समान दिशा में नहीं, ध्यान देना, आपको बल हमेशा देखना सर कहाँ पे, पुली पे।
आप देखो पुली के हिसाब से, देखो सर पुली पे बल कहाँ है, पीछे है, ये जा रहा है आगे की ओर। सर क्या है, दोनों बल एक दूसरे उल्टा है, बल और विस्थापन उल्टा है तो कार्य कैसा, ऋणात्मक आएगा। डन सर। इसकी बात करता हूं, इसको बोल रहा हूं x2, ये कितना x2, देखो सर बल और विस्थापन समान दिशा में तो कार्य कैसा, धनात्मक बनेगा, बल इंटू विस्थापन, तो सारे के सारे बलों की सर t इंटू 0, चला ही नहीं भैया, 0 आएगा। इन सब का टोटल कितना, 0 आना चाहिए। हमने ये कहा ना कि बल इंटू विस्थापन सारा कार्य कितना मेरे पास 0 बन जाएगा। सर ठीक है, t इंटू 0, t इंटू एक्स, t इंटू एक्स, विपरीत दिशा में तो नेगेटिव, समान दिशा में तो धनात्मक। सर ठीक है, ये हो गया 0 माइनस का t इंटू एक्स, इसको वहां फेंक दो तो कितने पास है यहाँ पे, 2t इंटू एक्स यहाँ पर है, t इंटू x2 यहां पर है, t से t काटो तो x2 का वैल्यू कितना बचा, सर 2x। अच्छा, तो अगर इसको x से आगे सरकाओगे तो ये 2x आगे सरकेगा। अच्छा सर, सेम कहानी आपसे लिए पूछ सकता है, किसके लिए, वेग के लिए, वेग पूछ लेगा भाई, कौन सी बड़ी बात है भाई, सेम कहानी, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट होके। सर मान लो ये वाला सिरा u रफ्तार से आगे जा रहा है तो इसका रफ्तार कितना होगा, सर सेम सेम सेम, कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। देख ले सर, पहले के लिए t इंटू 0, यस सर, दूसरे के लिए दोनों उल्टा है तो t इंटू यू उल्टा हो जाएगा, और आपका यहां के लिए 2t इंटू यू आपको दे रखा है, इसके लिए कितना आपने लिखा है v, बहुत बढ़िया, बराबर कितना 0, सॉल्व करना फिर से भी आएगा, v का मान 2u के बराबर आएगा। आहा, सेम काम आपसे त्वरण के लिए भी पूछ सकता है, तो जो संबंध x का आएगा वही मेरे पास वेग का आएगा, वही मेरे पास त्वरण का आएगा। तो एक एग्जांपल और देख ले, सर एक क्वेश्चन है, मान ले इसने कह दिया कि मैंने इस सिरे को दूरी x से नीचे खींचा है तो इसका विस्थापन x2 मेरे पास कितना होगा। सॉल्व करूं, सॉल्व करो, समझना कि सर ये पूरी एक रस्सी है, यस सर, ये पूरा का पूरा एक ही रस्सी है, तो इस पूरे में कैसा टेंशन सेम रहेगा, ठीक है, इस पूरे में टेंशन सेम रहेगा, तो वस्तु से दूर जाता टेंशन t, इससे दूर जाता टेंशन t, यस सर, एकदम बढ़िया, ओके सर। अच्छा चल ठीक है सर, मेरे पास क्या है, ये हिस्सा जाएगा नीचे की ओर, यस सर, एकदम बढ़िया। अब देखना ध्यान से जरा फोकस करेंगे, देखो सर ये हिस्सा तो फिक्स है, इसका तो x1 कितना 0, सर ठीक है, ये हिस्से को नीचे खींचोगे तो ये भी ऊपर जाएगा, यस सर, इसको खींचा नीचे तो ये गया ऊपर, कितना x के बराबर, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं इस पुली के लिए, एक टेंशन के लिए वर्क तो कितना हो गया, 0 हो गया, यस। दूसरी बात करें इसके लिए, टेंशन t ऊपर x भी ऊपर, दोनों समान दिशा में तो t इंटू एक्स हो गया, बहुत बढ़िया। इसकी बात करूं सर, ये t और t तो यहाँ पे कितना आएगा, 2t मेरे पास आएगा, यस सर, हमने क्या रखा है, पुली पे कुल बल कितना 0, तो अगर यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो कुल 0 करने के लिए उल्टी दिशा में कितना 2t आएगा, ये गया x2 के साथ नीचे, नीचे आएगा बस, तो 2t इंटू एक्स कर दूंगा, सही कर रहा हूँ ना, रुकना भैया, सही किया अपन ने, t इंटू एक्स, हाँ ठीक है, सही है, कितना 2t इंटू x2 में इसको कर दूंगा, बहुत बढ़िया, बराबर कितना 0। अच्छा सर, देना पास सर t इंटू एक्स प्लस 2t इंटू x2 बराबर कितना 0, सर t कॉमन लेके वहां फेंक दो, अब एक काम करो 2t x2 बराबर माइनस का tx, t से t कटेगा तो x2 कितना बचेगा, माइनस का x बटा दो। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने इस दिशा को नीचे माना, कायदे से ऊपर जाना चाहिए, आपने विस्थापन नीचे माना था तो माइनस आ गया, मतलब कि आपने गलत माना था, उसका विस्थापन ऊपर आएगा तो माइनस का x2, तो ऊपर की ओर ये आपका x/2 ऊपर चढ़ जाएगा, चलेगा। सेम कहानी यहां पर है, सिमिलर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट करता हूं, देखो मेरे पास कि मान लो ये गया वेग v1 से आगे, ये गया वेग v2 से आगे, पूछा गया कि इसका वेग कितना होगा, ले वेग कर डालो, कौन सी बड़ी बात। देखो मेरे पास ये पूरी की पूरी एक रस्सी है, यस सर, पूरी में टेंशन सेम, तो ये टेंशन t, यहां पे कितना 2t, चल चेक करते हैं, तो इसका वेग और टेंशन एक दूसरे उल्टा, तो t इंटू v1, इसके लिए भी टेंशन t ऊपर, वो आएगा नीचे, फिर से उल्टा, माइनस का t इंटू v2 बराबर क्या, प्लस है ना सर। देखो इसके लिए टेंशन और v दोनों समान दिशा में, कितना प्लस 2t इंटू v बराबर कितना 0, सॉल्व करना, आपका t से t कट जाएगा और अल्टीमेटली v का वैल्यू v1 प्लस v2 बटा 2 मेरे पास निकल कर आएगा। तो ऐसे इसको कर सकते हो, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है, पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ आराम से इसको कर सकते हो, पहली बार में थोड़ा अजीब मेरे पास ये लगेगा, लेकिन हाँ आराम से इसको किया जा सकता है। सर ठीक है, क्या चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अच्छा सर, एक
छोटा पार्ट यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज से क्या बोलते हो, लोड अपॉन एफर्ट, कि भाई कितना भार उठा रहे हो और उठाने के लिए कितना बल लगा रहे हो। तो क्या बोलते हैं कि भार कितना उठाया और उसको उठाने के लिए कितना बल लगाया, इनका जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। हालांकि क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर। अगला भाग घर्षण बल, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ चीजें बहुत ज्यादा मेरे पास आसान है, समझेंगे सर। घर्षण बल चीज क्या होता है भाई? घर्षण बल क्या है, मेरे पास दो सतह जब कभी संपर्क में होती हैं उनके बीच में बल आता है। क्या हमेशा आएगा? नहीं सर, यह बल सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब उनके बीच में फिसलन होने की संभावना है या हो रही है, सापेक्ष गति हो रहा है या होने की संभावना। तो जब कभी दो सतह एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं या स्लाइड करने की संभावना रखती हैं, तब ये बल आपका पिक्चर में आता है सर। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, तो क्या बोलते हैं, सापेक्ष गति और उसकी प्रवृत्ति का विरोध करता है घर्षण बल। अब सर घर्षण बल में पाया दो तरह के, एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, एक होता है गतिज घर्षण बल। भाई अंग्रेजी में इसको कहते हैं, भाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको कहा जाएगा, और हम लोग इसको कहेंगे डायनेमिक, क्या बोले, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको कहते हैं। ठीक सर, ध्यान से। स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो नाम से ही क्लियर है कि ये आपका फ्रिक्शन तब आता है जब फिसलने की संभावना है। असल में फिसल नहीं रहे हैं, कि भाई इनके बीच में सापेक्ष गति होने की संभावना है लेकिन हो नहीं रहा है। दोनों साथ में हैं, चिपके हुए हैं, अलग नहीं जा रहे, लेकिन साथ में, लेकिन संभावना है अलग होने की। तो जब कभी अलग होने की संभावना आता है तब मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सापेक्ष गति की संभावना होने पर यह बल आता है। सेल्फ एडजस्टिंग होता है कि जितनी जरूरत है उतना ही आएगा, जितना जरूरत है उतना ही मेरे पास आएगा। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मान हमेशा ही लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। जो आपका बाहरी बल है हमेशा उसी के बराबर आपका ये बल आएगा, कन्फर्म सर। ठीक है, लेकिन से क्या होता है, ये भी दो सतहों को एक लिमिट तक साथ रख पाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो अधिकतम मान होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। भैया एफ लिमिटिंग बोल दो, इसको बोलते हैं हम लोग सीमांत घर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको? सीमांत घर्षण बल इसको कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इसको कहा जाएगा सर। ठीक है, क्या चलेगा सर? डन 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 डन, ओके सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को कहा जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बात अपने को याद रखना है। याद रखेंगे, स्टैटिक का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ उसका अधिकतम मान मेरे पास फिक्स होता है। ओके सर। अब अगला क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन से कब आता है? जब असल में सापेक्ष गति हो रहा है, जब असल में दो वस्तुएं एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है, तब ये मेरे पास बल आता है सर। ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। इसका होना कितना, म्यू के इंटू एन। इसमें एन क्या होता है? एन होता है आपका अभिलंब बल, एन आपका होता है अभिलंब बल। तो भैया वस्तु एक लिमिट तक नहीं चलेगी, जब तक नहीं चलेगा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। जैसे आपका लगाया गया बल इससे बड़ा हो जाएगा, वस्तु फिसलना स्टार्ट कर देता है, और वो जो फ्रिक्शन होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक सर, हम कहते हैं तो जैसे आपने बाहर का बल लगाया, आपका फ्रिक्शन धीरे धीरे पिक्चर में आया, पहले नहीं था। जब तक वस्तु बल नहीं है फ्रिक्शन आएगा नहीं। आपने बल लगाया, चलने की संभावना आई, संभावना आया तो उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन आया। तो जितना आप लगाओगे उतना वो आएगा, इसलिए कोण कितना 45 डिग्री मेरे पास होता है सर। क्यों? शुरुआत में दोनों बैलेंस कर रहे हैं ना भाई। वस्तु को चलाना चाहते हो, स्टैटिक अपने आप को एडजस्ट करता है किसके बराबर? लगा गए बल के बराबर, दोनों आपस में बराबर रहते हैं। तो क्या होता है, तो शुरुआत में लगातार दोनों बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए? अधिकतम मान पे पहुंच गए। तो अधिकतम मान पे पहुंच गए लिमिटिंग पे। अब जैसे ही आपका बल उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दो, जैसा कौन सा? बाहर का बल। आपने जैसे ही बाहर का बल थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, वस्तु फिसलना शुरू कर देती है। जैसे वस्तु ने फिसलना शुरू किया, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा? काइनेटिक हो जाएगा, और इसका वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ा कम होता है। तो क्या बोलते हैं, ग्राफ थोड़ा हुआ नीचे, और ये फ्रिक्शन मेरे पास होता है कांस्टेंट। ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट। तो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा म्यू के इनटू एन के बराबर। तो इनसे जुड़ी खास बातें जो याद रखने का है, क्या यहां लिखा मैंने, अगले पेज पे होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां नहीं लिखा गया मैंने यार, रुको रुको रुको, मैंने यहां क्यों लिख दिया? अरे यार, लिखा, चलो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। शायद मुझसे कोई पेज गायब हो गया किसका यार। रुको भैया एक मिनट, मैं जरा चेक कर लूँ कि मुझसे कोई पेज गया तो नहीं होगा इसका। मुझे सिर्फ फीलिंग आई कि मैंने कोई पेज छोड़ दिया शायद इसका। लिखा तो मैंने पूरा है मेरे हिसाब से यार।
यस, एक पेज शायद इसका रह गया है आना, एक पेज इसका आना इस पे रह गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको जरा ऐड करता हूँ यहीं पे, ठीक है, उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसमें सिंपल कुछ काम की बातें, नोट वाली बातें हम साफ साफ हम लिख देते हैं। तो नोट की बातें क्या है कि सर एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो वो कम ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो क्या है, इसका मान आपके काइनेटिक फ्रिक्शन की तुलना में बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये बात हमारे पास 100% करेक्ट रहेगी। अच्छा, उसके अलावा स्टैटिक फ्रिक्शन का जो होता है कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, स्थिरांक बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, म्यू के। किससे क्या चीज होती है, तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। सर हिंदी में बोले तो लिखता हूं, जाओ अब लिखते हैं इसको कोएफिशिएंट। सर हिंदी में इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको कहा जाता है। तो ठीक है, इसको क्या भैया, इसको हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण गुणांक, तो कहते हैं गतिज घर्षण गुणांक इसको कहा जाता है, ठीक है, गतिज घर्षण गुणांक इसको कहा जाता है। सर ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास क्या है, हाँ अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो ये गारंटी है कंफर्म हमेशा ज्यादा होगा एफ काइनेटिक से, या बराबर भी लिया जा सकता है। ये बात अपने को याद रखना पड़ेगा। सर जी हाँ, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार, ओके सर। अच्छा, उसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें मेरे पास और भी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ एक बार, यह सवाल, या देखो हमारे जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ इनमें खास अंतर आएगा नहीं कि हमारे पास क्या ऐसे एक सरफेस है, ऐसे है ना, मेरे पास क्या आपने रखा ब्लॉक, सर एक ब्लॉक मेरे पास यहां पर है, ये जुड़ा हुआ किसी पुली के जरिए, फिर यहां जुड़ा हुआ दूसरे ब्लॉक से। याद उधर ऐसा क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। यस सर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने देखा था कि सर ये जो सिस्टम है मेरे पास क्या है, वो गति करेगा इस दिशा में। यस सर, देख पाओगे। यस सर, तो इसको गति करवाएगा इसका mg, डन। तो इसका mg तो नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सरफेस रफ होगा तो यहां पे आएगा फ्रिक्शन, जो इसको चलाने का ट्राई करेगा। यहां पे आएगा फ्रिक्शन, मेरे पास आएगा जिसको रोकने का कोशिश करेगा। तो ये भाई साहब गति करवाएंगे और ये फ्रिक्शन रोकना चाहेगा। ये फ्रिक्शन मेरे पास क्या है, रोकना चाहेगा। सर ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि सर यहां पे नॉर्मल फोर्स कहां आएगा, ऊपर। तो n का मान कितना, mg मेरे पास आएगा। अब यहां से केस बनते हैं कि सर केस नंबर 1 कि अगर आपका गति करवाने वाला बल m2g बड़ा है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। कौन सा, यहां पे जो लिमिटिंग बनता है कितना, म्यू एस इंटू एन। तो मेरे पास क्या, अगर ये बल बड़ा है तो सिस्टम गति करेगा, सिस्टम चलेगा, सिस्टम चलेगा। और सिस्टम चल गया, एक बार सिस्टम चल गया तो फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक, म्यू के इंटू एन। और रही बात एक्सेलरेशन, सर चलाने वाला बल m2g, रोकने वाला बल काइनेटिक फ्रिक्शन, कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। बेहतरीन सर, शानदार, मजा आ गया। ओके, बात सुनिए, अगर मेरे पास गलती से आपका m2g छोटा पड़ गया किससे, लिमिटिंग से, तो सिस्टम नहीं चलेगा, निकाय निकाय नहीं चलेगा। अब अगर निकाय नहीं चलेगा, रुका रहेगा, तो भाई सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 और जो फ्रिक्शन होगा वो होगा स्टैटिक। और कितना होगा, जितना मुझे जरूरत है। सर कितना जरूरत है, सर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, वो इस टेंशन को बैलेंस करेगा, वो टेंशन इसके बराबर आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना आएगा जितना जरूरत है। सर कितना, इसको रोकने के लिए, तो रोकने के लिए भाई कितना, सिर्फ m2g के बराबर मेरे पास ये आएगा। क्या ये पॉइंट सभी को एकदम क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसी से जुड़ता हुआ सवाल सर कौन सा, एक बनता है आपका चेन वाला। आपको याद होगा कि भाई मेरे पास क्या ऐसे टेबल है, ऐसे, और आपका क्या है, इसके ऊपर ऐसे चेन रखा हुआ, चेन। हाँ सर, ये क्लास में क्वेश्चन करवाए हुए थे। तो चेन का कुछ हिस्सा नीचे लटका हुआ है। अब सवाल ये होगा कि भाई कि चेन का अधिकतम कितना हिस्सा लटका दें कि ये जो रफ सरफेस है इसको झेल ले।
क्या बोलते हैं कि चेन का अधिकतम कितना हिस्सा लटका सकते हैं कि नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। तो नीचे ना गिरने के लिए अपने को एक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी अपन यहां पे दे रहे, कितना दे रखा अपन ने, देखो मेरे पास जो है कि जो एक्स की लंबाई है वो छोटा होना चाहिए म्यू इंटू एल बटा म्यू प्लस 1, ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड सा केस जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, इसमें हमें कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द वाली बात मेरे पास इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक सर, उसके अलावा इसमें एक पॉइंट थोड़ा और लिखना बाकी है, एक बार जानते हैं क्या, घर्षण कोण जानते हो क्या? यस सर, घर्षण कोण मैं जानता हूं। सर क्या बात करते हैं, फटाफट लिख देता हूं यहाँ पे कि सर मेरे पास क्या है, संपर्क बल का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है। मतलब देखो मेरे पास मान लो कोई वस्तु यहां रखा हुआ है, हाँ सर, अब संपर्क बल है मेरे पास कौन कुछ, देखो कांटेक्ट की वजह से भैया मान लो आपने अगर आगे बल लगाया F, तो रोकने के लिए पीछे मेरे पास आता है फ्रिक्शन फोर्स F लिमिटिंग, ऊपर आपका आता है अभिलंब बल। अच्छा, और जो संपर्क बल होता है वो होता है इन दोनों का परिणामी, तो N और FL का जो होता है परिणामी वो आता है संपर्क बल। संपर्क बल का अभिलंब के साथ जो बनने वाला कोण होता है उसी को आप लोग क्या कहते हो? घर्षण कोण कहते हैं। तो अल्फा मेरे पास क्या है? घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल एक ही बात है। ठीक है, तो कितना होता है? 10 अल्फा मेरे पास होता है कितना? म्यू एस के बराबर कितना मेरे पास बनेगा? एफ लिमिटिंग बटा एन से इसको दिया जाता है। ठीक सर, चलेगा। सेम टू सेम तरीके से मेरे पास क्या है? सेम टू सेम तरीके से मेरे पास होता है आपका विराम कोण, विराम कोण हमारे पास होता है। सर विराम कोण बोले तो एंगल ऑफ रिपोज इसको कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज इसको कहा था। भैया आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डबल स्पीड में आगे निकाल लेना, क्योंकि लिखना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि कुछ पेज में आया शायद यहाँ पे डाल नहीं पाया या फिर कुछ डिलीट हो गया, कुछ तो हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सर नत तल का वह अधिकतम कोण जहां तक निकाय, क्या बोले, जहां तक वस्तु ना फिसले, क्या भैया वस्तु ना फिसले। हम लोग जानते ना कि इनक्लाइन प्लेन को धीरे धीरे टेढ़ा करो तो एक निश्चित कोण पर आपकी वस्तु फिसलना शुरू कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि इनक्लाइन प्लेन का वह न्यूनतम कोण थीटा नोट जहां पे ये जो वस्तु है वो अपने आप ना फिसले, तो ये जो 10 थीटा नोट होता है इसका मान हम लोग कितना? म्यू एस के बराबर ही देते हैं। चलेगा क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया बढ़िया परफेक्टली बात मेरे पास ये समझ में आ जाता है। चल ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास क्या होते हैं? कुछ स्पेशल केस मेरे पास होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे तो थे, चलो कोई नहीं, छूट गए, देख लेते हैं। सिंपल सी कहानी कि सर अगर मेरे पास इनक्लाइन प्लेन का एंगल, अगर मेरे पास क्या है, नत तल का कोण आपके विराम कोण से ज्यादा है तो वस्तु फिसलेगा, बॉडी स्लाइड करेगा, और बॉडी अगर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा? काइनेटिक होगा। सर कितना? म्यू के इंटू एन। हाँ सर, म्यू के इंटू एन होगा। तो ध्यान दीजिए मेरे पास सर यहाँ पे हमेशा कितना? एम जी साइन थीटा आना ही आना है। ऊपर रोकने के लिए सर क्या आपका? फ्रिक्शन आएगा। अब देख लो, क्योंकि वस्तु फिसल रहा है तो ये बड़ा वो छोटा, तो अगर यहाँ पे आपको लिखना पड़े त्वरण, कितना मेरे पास आएगा आपका? त्वरण मेरे पास होगा एम जी साइन थीटा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बटे कुल द्रव्यमान। ठीक सर, चलेगा। जब इसको सॉल्व करोगे कितना मेरे पास आएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, चलेगा? हाँ जी सर, चलेगा। अगर थीटा मेरे पास छोटा हो थीटा नोट से तो नो स्लाइडिंग, वस्तु नहीं फिसलेगा, क्योंकि भैया इससे बड़ा होगा तब जाके वो फिसलेगा। तो ऐसी अवस्था में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा और वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो स्टैटिक लेगा उतना जितना जरूरत है। कितना जरूरत है इसको बैलेंस करने के लिए? तो बैलेंस कर दूंगा एम जी साइन थीटा। तो अगर इन क्वेश्चंस में आप लोग डायग्राम बना लोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी।
ठीक सर, चलेगा 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 सर, ठीक है। यहां पे एक बात बोलते हैं कि सर वस्तु को खींचना धकेलने की तुलना में ज्यादा आसान होता है। एक जनरल स्टेटमेंट है कि वस्तु को खींचना धकेलने की तुलना में ज्यादा आसान होता है। डायरेक्टली इसको याद रखने का रीजन क्या है वो हम क्लास में करवा चुके हैं, बात अलग है, ठीक है। तो खींचना अगर आसान है तो खींचने के लिए आपने बल लगाओगे किसी कोण थीटा पे, खींचने के लिए बल लगाओगे किसी कोण थीटा पे। तो अगर आपको बोले कि थीटा कोण पे बल लगा के न्यूनतम कितना बल मेरे को चाहिए, तो भैया होगा मेरे पास म्यू एम जी, हाँ म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये मेरे पास क्या होता है, बल होता है जो आपको लगाना पड़ता है वस्तु को चलाने के लिए किसी दिए गए कोण के लिए, ठीक है। ये किसी दिए गए कोण थीटा पे न्यूनतम कितना बल लगाना पड़ेगा ताकि वस्तु चल पड़े, वो ये होता है, ठीक है। अब इस बल का भी सबसे छोटा मान कितना हो सकता है कि भैया अब थीटा मैं चूज करता हूं और उसके हिसाब से सबसे छोटा बल कितना आ सकता है, वो ये आएगा। सर कैसे निकाला, देखो नीचे वाले संख्या जितना बड़ा होगा आपका बल उतना छोटा हो जाएगा। याद करो बेसिक मैंने बताया था ए साइन थीटा बी कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस सर। तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेरे पास लगने वाले बल में सबसे छोटा जो पॉसिबल है ये मेरे पास वो आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, डन सर। अगला 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 यहां पे आते हैं, ये न तल पे कण का त्वरण। बात समझना भैया, सिंपल सी बातें हैं, ये आपकी क्लास में की गई चीजें कि मान लो अगर मेरे पास दिया गया सरफेस स्मूथ है तो वस्तु पे सिर्फ एक बल जो उसको गति करवाएगा, सर कितना, mg sin थीटा। सिर्फ यही एक बल है जो उसको गति करवाएगा और उसकी जैसे क्या वस्तु नीचे आएगा, तो F नेट बटा m त्वरण कितना होगा, g sin थीटा। अच्छा अगर सरफेस आपको दे रखा है रफ, तो भाई नीचे की ओर होगा आपका mg sin थीटा और रोकने के लिए पीछे आएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका थीटा आपके विराम कोण से ज्यादा है तो वस्तु फिसलेगा, फिसलेगा तो फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक होगा। ओके सर, तो आपका ले जाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटा m, उसका त्वरण कितना, g sin थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, जो मैं आपको दिखा चुका हूं पीछे, ये रहा जी sin थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। जी हाँ चलेगा। अब मान लो उसमें वहां से यहां आने का समय t1 है, वहां से समय कितना, t2 है। तो मान लो सर यहां पे मेरे पास a का मान कम है तो टाइम थोड़ा लगेगा ज्यादा। तो अगर यहां का जो टाइम है इसकी तुलना में n गुना है, यहां का टाइम इसकी तुलना में n गुना है, तो ऐसे केस में जो n का वैल्यू है वो आप लोग ऐसे कर सकते हो। n कितना है, म्यू बराबर 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, n क्या है, कितने गुना समय मेरे पास लग रहा है घर्षण वाले केस में। स्टैंडर्ड चीज है, डायरेक्टली याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक सर चलेगा। इसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड चीजें हैं, क्वेश्चन में इनका यूज करता है कि सर एक नत तल पे वस्तु को रखा गया है, उसको ऊपर धकेलने के लिए कम से भी कम कितना बल हमें चाहिए होता है। तो बोलते हैं ऊपर जाने के लिए f का मिनिमम मान कितना होगा, सर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। सर क्यों, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं। तो भैया mg sin थीटा तो पहले ही नीचे था, अब क्योंकि आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो फ्रिक्शन रोकने के लिए पीछे आएगा, तो फ्रिक्शन mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। डन सर। सर वस्तु को नीचे आने से रोकना है, भैया वस्तु नीचे आ रहा है, रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां, पीछे जाएगा, और mg sin थीटा तो बचपन से ही कहां, नीचे लग रहा है। तो भैया ये माइनस वो कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। सर डन है, बहुत बढ़िया। ये बातें डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज हो जाती है। उसके अलावा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम चैप्टर का आखिरी पार्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, हालांकि क्वेश्चन यहां से आने की उम्मीद बहुत 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 कम है, लेकिन फिर भी देख लो, समझ लो, काम की बात है। समझो इन क्वेश्चन में 2 तरह की बातें पूछेगा। एक, या तो बल पूछेगा कि साथ साथ चलने के लिए कितना बल मेरे को चाहिए, दूसरा कि बल देकर पूछेगा कि साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो अगर बात करें इस सिस्टम की, 2 ब्लॉक हैं, ये घर्षण है, ये स्मूथ सरफेस है, मैं ले लेता हूं, मेरे पास क्या, ये आपका स्मूथ सरफेस है नीचे वाला, ठीक सर। इन के बीच में क्या घर्षण है, आपने बल लगाया नीचे वाले ब्लॉक पर। सवाल यह है पहला, साथ साथ चलने के लिए बल का न्यूनतम मान कितना होगा। सर बल कितना, F बराबर m इंटू ए होता है, साथ साथ चलेंगे तो सिंगल बॉडी मानूंगा, तो क्या है, कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 इंटू ए। सर ए कितना, जब बल लगाए नीचे म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। सर ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन अगर इसमें पूछे कि सर किसमें,
इसमें कि सर बल लगाया ऊपर, तो इसमें सर सेम सवाल पूछ रहा है कि साथ साथ चलने के लिए कितना मेरे पास बल लगाना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला, कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 इंटू ए, बस ए का फॉर्मूला अलग होगा। सर पिछले में कितना, म्यू इंटू जी, इस बार म्यू m1 बटा m2 बटा आई चल जा m1 बटे m2 इंटू जी, ये फर्क है। पिछले केस में सिर्फ और सिर्फ म्यू जी था, इस बार म्यू m1 बटा m2 इंटू जी। तो ध्यान रखिएगा कि आपने बल कहां लगाया, ऊपर इस वाले केस में, और इसमें सर कहां है, नीचे। ठीक सर। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कि सर आपको बल F देगा और पूछेगा कि दोनों साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो साथ चले या नहीं चले, उनके त्वरण कितना होगा, उन पे फ्रिक्शन कितना होगा, ये पूछ सकता है। सवाल नंबर 2 कि सर F दिया गया है। ओके सर, सबसे पहला क्या करना है, चेक करना है कि अभी अगर मैं ये मान लूं कि दोनों साथ चलने वाले हैं कि भैया ए निकालना है। ए क्या है, कुल बल बटा कुल द्रव्यमान, F बटा m1 प्लस m2। ठीक है, रुकना, यार ये ना, ये F मैक्सिमम आना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, ये F मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम बनना चाहिए, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम आएगा ये F मैक्सिमम। ओहो, रुकना, ये F मैक्सिमम बनना चाहिए, ये चीजें मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या ना, जल्दबाजी में चीजें गड़बड़ बहुत हो रही है मेरे से आजकल। मैक्स मैक्स मैक्स, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या है, आपका मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, ठीक है। ओहो, ठीक है, तो देखो मेरे पास, ठीक है, ए का मान ए मैक्स से कम है। ए कितना, कुल बल बटा कुल द्रव्यमान। सर इस बार बल आपको दिया गया, तो कुल बल बटा कुल द्रव्यमान निकालो। अब अगर ये वैल्यू ए मैक्स मतलब म्यू जी से कम आता है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। भैया अधिकतम त्वरण जिसके लिए साथ साथ चलते, अगर उससे कम त्वरण मेरे पास आएगा तो साथ साथ चलेंगे। अरे हाँ सर, तो ये बात मेरे पास क्या है, अगर ए का मान ए मैक्सिमम से कम है तो साथ साथ चलेंगे, दोनों का त्वरण सेम होगा और ए के बराबर होगा। सर कौन सा ए, ये वाला। और जो फ्रिक्शन होगा वो होगा स्टैटिक। सर क्यों, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो F स्टैटिक बराबर m इंटू ए। सर m कौन सा, जिस पे बल नहीं लग रहा है, m कौन सा जिस पे बल नहीं लग रहा है। सर कौन सा, ऊपर वाला m1 इंटू ए। अरे हाँ सर, बढ़िया है, चलेगा, शानदार। ओके सर, ठीक सर। सेम टू सेम सवाल इधर भी तो है, देख, तो F दिया गया है, दोनों को साथ साथ चलाना है। यहां भी हमने वही गड़बड़ कर रखी है, मैं पहले इसको सही कर दूं, रुको पहले जरा गड़बड़ को ठीक कर दें, गड़बड़ को जरा ठीक किया जाए। थोड़ी सी गड़बड़ अपन ने कर दिया है, अपन ने मतलब मैंने किया है, तुमने क्या किया है। ठीक है, ये कितना मेरे पास है, अधिकतम, ये भी कितना अधिकतम, ये भी कितना अधिकतम। ओके है सर, ये भी कितना मेरे पास अधिकतम। बस 5 साल होना काम है, फिर अपना हो जाए खत्म। हाँ जी सर, देख मेरे पास, देख 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 देख, मेरे पास सवाल मेरे पास आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ए मेरे पास ए मैक्सिमम से कम, देख सेम क्वेश्चन है, सेम सेम कि चेक करना है कि यदि ए से कम आ जाए तो हमने क्या कहा, ए मैक्सिमम से कम। सर ए मैक्सिमम वही जो आपने ऊपर निकाला हुआ है, फर्स्ट केस में म्यू जी, सेकंड केस में म्यू m1 बटा m2 इंटू जी। अच्छा सर, ए कितना, ए तो वही कुल बल बटा कुल द्रव्यमान। चेक करेंगे, अगर कम आता दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो दोनों का त्वरण सेम होगा और ए के बराबर होगा, और जो फ्रिक्शन होगा वो m इंटू ए। m कौन सा, जिस पे बल नहीं लग रहा है, m2 पे नहीं लगा तो m2 इंटू ए कर दूंगा, शाबाश। ओके, और अगर मान लो कि इस a का मान a मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो अब ये साथ नहीं चलेंगे, अब ये साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। साथ नहीं चलेंगे तो भाई दोनों को अलग अलग सॉल्व करना अपने को रहेगा, और साथ नहीं चलना मतलब फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक। तो काइनेटिक कितना होता है, काइनेटिक कितना, म्यू m1 इंटू जी, सेम दोनों केस में, चाहे बल नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, तो म्यू m1 जी। ओके, अब खाली दोनों को डायग्राम करना आपको अलग। हमारे पास सर आपने बल लगाया m2 पे, m2 इस पे बल लगा है आगे, रोकने के लिए फ्रिक्शन आया है पीछे। हम जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अगर यहां पे फ्रिक्शन पीछे तो इस पे गारंटी आगे आएगा। डायग्राम बन गया, डन। अब कर दो F बराबर m इंटू ए, अकेला बल F बराबर m1 इंटू ए, सॉल्व करना, a1 निकल जाएगा। ठीक सर, सेम कहानी यहां पर है, सिस्टम जाएगा आगे, तो F1 माइनस F2 इंटू m इंटू ए, तो नेट फोर्स बराबर m इंटू ए, यहां से A2 निकालोगे। सेम डिट्टो कॉपी कॉन्सेप्ट यहां पर सभी कहानी, अगर ए मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए तो साथ साथ नहीं चलेंगे। फ्रिक्शन कौन सा, म्यू m1 जी, म्यू m1 जी। सर m1 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन आपका
ऊपर वाले वजन की वजह से, तो ऊपर वाला ही m1 लिया जाएगा। ठीक सर। सर फ्रिक्शन बात करें, इस पे बल लगाया पीछे तो रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा पीछे, अगर इस पे फ्रिक्शन पीछे है तो एक्शन का रिएक्शन यहाँ पीछे तो यहाँ पे आगे आएगा। अब सोल्व कर दो, आगे एक बल पीछे दूसरा बल, तो F1 माइनस F2 बराबर M1 इंटू ए, सोल्व करूंगा A1 निकाल लूंगा। सर सेम तरह से यहां पर F बराबर M इंटू ए, आप लोग A2 निकालोगे, सडन है। अब इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए। अब यह बात समझेंगे, ये अपना रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग ये चीज़ें क्लास में देख चुके हैं, क्लास में करवा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हमने ये किया है। और कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिन बच्चों ने क्लास में देखा हुआ होगा उन्हीं को ये बातें ढंग से पता होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो पाए अपने दोस्तों तक फैलाओ, शेयर करो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों तक फैलाओ, क्योंकि भाई इन लेक्चर को बनाने भाई मेहनत बहुत लगता है, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल क्लास से उससे शायद डबल मेहनत मुझे इसमें करना पड़ा, क्योंकि पूरे 10-12 लेक्चर का जो कंटेंट होता है, बोले तो 20-22 घंटे का कंटेंट 1.5 घंटे के अंदर समेटने में लगती है मेहनत। तो भाई वो मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए जितना ज़्यादा हो सकता है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एकदम टाइम टू टाइम लेक्चर मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।